अब 1 घंटे तक जो डिस्कशन होने जा रहा है, ये जबरदस्त अमेंडमेंट है। कॉपी में कोई सॉल्यूशन नहीं, सब सॉल्यूशन यहीं पर है। एवरीथिंग इज देयर। मैं सब कुछ लिखा हूं, जो जो मैं बोलूंगा सब मैंने लिख के डाला है, तो तुमको लिखने का टेंशन है। इट्स अ ग्रेट अमेंडमेंट कैपिटल गेन्स के लिए फॉर योर टर्म। ये सबसे जोरदार अमेंडमेंट है, इतना खतरनाक अमेंडमेंट है। इंटर तो छोड़ो, फाइनल का जो स्टूडेंट है ना, उसका भी बेचारे का सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट डीमिंग फिक्शन है। क्या है? डीमिंग फिक्शन। डीमिंग फिक्शन क्या होता है? कानून में कई ऐसी चीजें होती हैं जो वास्तव में हो नहीं रहा पर मान लो है, और उसके ऊपर आप टैक्स भी दे दो। ये वैसा है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। कैपिटल गेन्स के अंदर हम सब जानते हैं कि जो चार्जेबिलिटी का सेक्शन है वो है 45। पहले क्या था ना कि सिर्फ एक सेक्शन 45 हुआ करता था और उसके अंदर कोई सबसेक्शन नहीं हुआ करते थे, ठीक है। सिर्फ एक 45 हुआ करता था कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स देगा, बस इतना ही था। बाद में अमेंडमेंट्स आए और अमेंडमेंट्स आके 45 को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, 4-5 टुकड़ों में। जो 45 के अंदर लिखा था उसको बना दिया गया 45 का 1, फिर उसके बाद और जोड़ दिए गए, तो उसी श्रृंखला में जोड़ा गया 45 का 4। तो इसकी चार्जेबिलिटी 45 के 1 से नहीं, 45 के 4 से पैदा हो रही है। यानी कि यहां आपको एक्चुअली देखने पे ट्रांसफर नजर नहीं आएगा। यहां आपको देखने में ना ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट नजर नहीं आएगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से हम लोग नॉर्मली क्या समझते हैं कि भाई आपने कोई कैपिटल एसेट बाजार में बेचा, आपको इतने का फायदा हुआ, दैट इज कैपिटल गेन्स, तो उस पर टैक्स दो। यही तो है ना। सरल भाषा में क्या मतलब है कि भाई हम कोई सामान बेचे, कैपिटल एसेट बेचे, पैसा आया, इनकम हुआ, कैपिटल गेन्स टैक्स दो। ये उससे पैदा ही नहीं हुआ 45 के 1 से, ये पैदा कहां से हुआ? 45 के 4 से। ये डीमिंग फिक्शन है। रियलिटी में आप जब पढ़ोगे तो लगेगा कोई कैपिटल एसेट तो बेचा ही नहीं जा रहा है, काय का गेन्स, काय का टैक्स। बट हाँ, ये लोग बोलते हैं नहीं है। ये लोग क्या बोले? नहीं है। मानना पड़ेगा कि यहां पे ट्रांसफर हुआ और यहां पे कैपिटल गेन्स टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो यहां बहुत सारे डीमिंग फिक्शंस आने वाले हैं। 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन 9B और दूसरा सेक्शन 45 का 4। 2 सेक्शंस हैं, हमको दोनों सीखना पड़ेगा, ठीक है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इस बार कौन किसको एसेट दे रहा है? फर्म पार्टनर को दे रही है। एक बार मुझे देखो, उधर नहीं, ठीक है, उधर छोड़ दो, या अगर लिखना है तो ऐसे लिख लो। इस बार कौन किसको एसेट दे रहा है? फर्म पार्टनर को एसेट दे रहा है। अब बाजार में कोई बेच तो रही नहीं हो, फर्म है और वो अपने ही पार्टनर को एसेट दे रहा है, तो इसमें कोई कैपिटल गेन्स या इनकम जैसी कोई चीज है नहीं। पर ये क्या है? डीमिंग फिक्शन। बोला ये जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट हो रहा है कि फर्म अपने पार्टनर को दे रहा है, इसको भी हम कैपिटल गेन्स मानेंगे, इस पे भी हम कैपिटल गेन्स टैक्स लगाएंगे, और बहुत अजीब तरीके से लगाएंगे। बहुत अजीब तरीके से लगेगा। कैसे? देखते जाओ। ये 5 पेज की टॉपिक है पूरी अमेंडमेंट की, 2 पेज तक, ठीक है, फिर 3 पेज और भयंकर है, ठीक है। अभी तो फिलहाल 2 पेज इजी है थोड़ा, ठीक है। तो लुक एट दिस केयरफुली। ये मैं आपको सिखा रहा हूं सेक्शन नंबर 9B। सेक्शन 9B अप्लाइज इन डिसोल्यूशन एज वेल एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब एक फर्म डिसॉल्व हो गया और उसका सारा जो असेट्स है वो पार्टनर्स में बंटवारा कर दिया गया और खत्म, दैट इज डिसोल्यूशन। तो वहां भी सेक्शन 9B के हिसाब से कैपिटल गेन्स निकलेगा। एज वेल एज केस 2, अगर एक फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक नया पार्टनर आया है, या एक पुराना पार्टनर रिटायर हुआ है, या पार्टनर्स ने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है, या एक पार्टनर मर गया है, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। वो पढ़ते थे ना बच्चों में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये वो वाला चीज। तो अगर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है और उसमें भी उस वजह से फर्म पार्टनर को कुछ असेट दे रही है, तो वहां पर भी सेक्शन 9B लगेगा। ऊपर देखो, डिसोल्यूशन में भी सेक्शन 9B लगेगा एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी सेक्शन 9B लगेगा। दोनों जगह लगेगा सेक्शन 9B। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन में 2-2 सेक्शन लगेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन में 2-2 सेक्शन लगेंगे। अंदर देखो,
सबसे गंदा 45 का 4 है, पर उसका भी एक उपाय है, उसको भी तोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कोई चीज हार्ड है तो उसका भी उपाय है, उसको भी तोड़ा फोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ेंगे फोड़ेंगे बताऊंगा मैं, सेक्शन 48 का इस्तेमाल करके उसको आसान बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग का फोकस किस पे, सेक्शन नंबर 9B। सेक्शन 9B में तुमको उतना तकलीफ नहीं होगा, तुम इजीली नाचते गाते समझ लोगे, ठीक है, उतना दिक्कत नहीं होगा। चाहे डिसोल्यूशन हो चाहे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो, दोनों ही केस में क्या लगेगा, सेक्शन 9B। सेक्शन 9B में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है आओ देखते हैं, ठीक है। फर्म है, सपोज इन्होंने बोला एक स्पेसिफाइड एंटिटी एक स्पेसिफाइड पर्सन को दे रही है। स्पेसिफाइड एंटिटी में कौन कौन आएगा, नीचे देखो, फर्म, एओपी, बीओआई। स्पेसिफाइड एंटिटी में कौन कौन आएगा, फर्म, एओपी, बीओआई, ठीक है। किसको दे रही है, स्पेसिफाइड पर्सन को। स्पेसिफाइड पर्सन कौन, फर्म के केस में पार्टनर, एओपी और बीओआई के केस में मेंबर, ठीक है। तो हम लोग एओपी बीओआई के बजाय पार्टनर और फर्म का एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। मैंने इसीलिए ऊपर लिख दिया कि फर्म पार्टनर को एसेट दे रहा है, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, ये सब लिख के दे दिया मैंने तुमको, ये तो तुम जानते ही हो, बस मैंने एक्स्ट्रा लिख के दे दिया कि क्लियर रहे, ठीक है। डिसोल्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आएगा, वो अलग है, ओके, ठीक है। यहां तक अब सुनो, ज्ञान को सुनो। मैं एक बार डिसोल्यूशन का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। किसका एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, फर्म बंद हो रही है, सारा बंटवारा हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, दैट इज डिसोल्यूशन। मैं डिसोल्यूशन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि डिसोल्यूशन के ऊपर सेक्शन 45 का 4 अप्लाई नहीं होता, सिर्फ सेक्शन 9B होता है। अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लूंगा तो फिर दोनों एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं एग्जांपल किसका ले रहा हूं, डिसोल्यूशन का। उसमें क्या है, खाली एक ही सेक्शन अप्लाई हो रहा है, कौन सा, सेक्शन 9B। तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, वंस वी अंडरस्टैंड दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल आल्सो, ओके। अब एक फर्म बंद हो रही है और उसका असेट वो बांट रही है सारे पार्टनर्स को, तो क्या उसने अपना ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट या ट्रांसफर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड किया, बंद हो रही है ना फर्म, तो फर्म में जितने भी असेट से बटेंगे, स्टॉक भी तो बटेगा। अच्छा, कैपिटल असेट बटेगा तो वो जाएगा कैपिटल गेन्स में, स्टॉक इन ट्रेड बटेगा तो वो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है ना, बिकॉज स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल असेट, वी नो द डेफिनेशन। फर्म बंद हो रही है, जब धंधा ही बंद हो रहा है, फर्म बंद हो रहा है, तो उनके हाथ में जो बचा हुआ स्टॉक है वो भी तो पार्टनर लोग ले जाएंगे घर उठा के। तो स्टॉक बांटने से जो इनकम हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, पीजीबीपी, डीम्ड, ठीक है। और ये कैपिटल असेट बांटने से जो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन्स, क्लियर। कई बार ये मन में फीलिंग आता है कि यार फर्म तो इन लोगों की थी और फर्म बंद होके असेट बट भी रहा है, तो कौन सा बाजार में बेच रहे हो, कौन सा गेन्स हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, ये सब डीमिंग फिक्शन है, ये सब डीमिंग फिक्शन है कि यहां पे है नहीं पर मान लो है और उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हम बात करते हैं एक बार के लिए पीजीबीपी का। लिसन टू मी, फर्म के पास स्टॉक था 40 लाख का, कितने का, 40 लाख का स्टॉक था, चारों पार्टनर को बांट दिया, 10 लाख 10 लाख 10 लाख। उस 40 लाख का जो स्टॉक है उसका कॉस्ट था 30 लाख, ठीक है। उसका कॉस्ट कितना था, 30 लाख। तो प्रॉफिट कितना होगा, 40 लाख माइनस 30 लाख, 10 लाख का पीजीबीपी इनकम। तो फर्म के लिए 10 लाख का पीजीबीपी इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। पीजीबीपी इनकम पे जो पीजीबी के रेट्स होते हैं वैसे टैक्स देना पड़ेगा। वैसे ही फर्म के पास जो असेट्स पड़े हुए हैं, लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, वो सब तो कैपिटल असेट है, वो आप अगर बांटोगे पार्टनर्स को तो कौन सा वाला टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन्स। यहां पे सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला है कि सर बेच तो रहे हैं ही नहीं, तो पैसा तो आ ही नहीं रहा, सेल प्रोसीड तो है ही नहीं, तो एफवीसी क्या लें, दैट इज द पंगा। बैलेंस शीट तो फट रही है, डिसोल्यूशन हो तो बैलेंस शीट तो फाड़ दिया, काय का बुक वैल्यू, अब तो फर्म बंद हो रहा है ना, तो यू डोंट हैव बुक वैल्यूज, ठीक है। और अब बेच भी नहीं रहे कि सेल प्रोसीड हो, तो एफवीसी क्या लें, व्हाट शैल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो एक कहावत है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका एफएमवी होता है, फेयर मार्केट वैल्यू। तो यहां पर
FVC इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, यहां FVC फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप क्या लोगे? फेयर मार्केट वैल्यू। चाहे आप PGBP निकालो, चाहे आप कैपिटल गेन निकालो, दोनों में ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे आप? फेयर मार्केट वैल्यू। स्टॉक का फेयर मार्केट वैल्यू 40 लाख है, स्टॉक की कॉस्ट थी 30 लाख, तो 10 लाख का PGBP इनकम। कैपिटल गेन्स भी वैसे ही, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लोगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस द कॉस्ट, जो आएगा वही LTC STC वैसे। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? कई बार एक स्टूडेंट को एक डाउट आएगा कि सर यू वर टीचिंग कैपिटल गेन्स टू अस एंड ऑल ऑफ अ सडन यू हैव माइग्रेटेड टू सेक्शन नंबर 9B। हम तो जानते हैं कि कैपिटल गेन्स का रेंज होता है 45 से 55 है, तो अभी आप चले गए कहाँ? 9B। क्योंकि सर यहां पर मुझे कैपिटल गेन के साथ साथ PGBP इनकम के बारे में भी बात करना पड़ रहा है, तो दोनों का जो समीक्षण है वो किस सेक्शन में है? 9B के अंदर है। ठीक है, नीचे अब इसको पढ़ेंगे। पहला वर्ड क्या लिखा है? क्योंकि ये डीमिंग फिक्शंस चल रहे हैं। ओके, ऊपर हो गया क्या बात? ऊपर। अच्छा, कौन किसको दे रहा है? फर्म पार्टनर को। तो मैं फर्म को ट्रांसफरर बोल सकता हूं। जो ट्रांसफर करे उसको ट्रांसफरर बोलते हैं, और जिसको मिलता है उसको ट्रांसफरी बोलते हैं। अब ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि कैपिटल गेन्स टैक्स ट्रांसफरर के ऊपर होता है, जो ट्रांसफर करता है उसी पर तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। तो हु इज द ट्रांसफरर? फर्म। तो फर्म के हाथ में ही टैक्स लगेगा, चाहे कैपिटल गेन्स हो चाहे PGBP टैक्स हो। ये बात समझ में आ रही है? कई जन को तो यही बात में दिक्कत हो जाता है कि सर फायदा तो पार्टनर का हुआ, उसको मिला है सामान, उसका इनकम हुआ, वो टैक्स देगा, फर्म क्यों टैक्स देगी? फर्म तो बंद हो रही है। पर थोड़ा शांति से सोचो जरा, ट्रांसफर जो करता है उसी के ऊपर तो टैक्स लगता है ना। सेलर, जो सेलर होता है, सेल्स करता है, उसी पे तो टैक्स लगता है ना। तो कैपिटल एसेट में भी जो ट्रांसफर करता है उसी पे लगता है। तो हु इज द ट्रांसफरर? द फर्म। तो फर्म के ऊपर ही कैपिटल गेन्स और PGBP का टैक्स लगेगा, पार्टनर पे नहीं लगेगा। पहली बात तो ये है, ये पहले क्लियर है। दूसरा, मैं तुमको इसका एक तुच्छ लॉजिक भी दे सकता हूं, इसका एक घटिया लॉजिक और ये भी हो सकता है, बट दैट्स अ घटिया लॉजिक, कि सरकार बोल रही है कि हमको टैक्स देने से मतलब है हम 4 अलग अलग पार्टनर से जा जाके भीख मांगते रहेंगे, उनका जोड़ के टैक्स देंगे, इससे बढ़िया सीधा फर्म से एक बार में टैक्स वसूल कर लेंगे। तो ये भी एक लॉजिक है। ठीक है, प्लस एक और ज्ञान होता है जो मैंने बेसिक कंसेप्ट के क्लास में पढ़ाया था, बेसिक कंसेप्ट का क्लास में, वो बता देता हूं। जब धंधा बंद हो रहा होता है ना, तो उसके लिए अगले साल असेसमेंट नहीं होता, सेम प्रीवियस ईयर में असेसमेंट करके उससे टैक्स वसूल कर लिया जाता है। ये मैंने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ाया था। ठीक है, अभी क्लियर है? तो किससे टैक्स लेंगे? फर्म से ही लेंगे। फर्म इज द ट्रांसफरर, पर से। तुम पढ़ेगा जोर से। मन में बोलो फर्म, ठीक है ना। वेयर अ फर्म ट्रांसफर्स एनी कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड टू द पार्टनर during the previous year in connection with either dissolution or reconstitution of such firm, then any profit and gain arising from such transfer of capital asset or stock in trade shall be deemed to be the income of the firm. तो ये फर्म का ही इनकम माना जाएगा, पार्टनर का इनकम नहीं। किसका इनकम? फर्म का, बिकॉज फर्म इज द ट्रांसफरर, उसी का इनकम मानेंगे। ये इनकम कौन से हेड में जाएगा? सर कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर किए वो जाएगा कैपिटल गेन्स में, और स्टॉक इन ट्रेड जो ट्रांसफर किए वो जाएगा PGBP में। तो अभी ये सब आसान लग रहा है? क्लियर? यू ओके विद दिस? मूव ऑन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। स्टॉक का फेयर मार्केट वैल्यू, कैपिटल एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू। ओके, नाउ टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, ये इजी था, मैंने बोला था 2 पन्ना इजी है, तो अभी 2 पेज तुम्हारा लाइफ इजी है। तो मैंने इसके ऊपर एक सम्स है पूरा डाला है, सॉल्व करके डाला है, तो तुमको भटकना नहीं है। क्वेश्चन आंसर यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। आंसर ताकना मत, तुम जानते हो मेरा तरीका, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही क्लूज से आंसर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे फोकस करो। मेसर्स AB एंड एसोसिएट्स, ये फर्म का नाम होता है। कभी भी आप किसी फर्म के नाम मेसर्स देखोगे ना, M/S का मतलब होता है मेसर्स। मेसर्स इज द प्लूरल ऑफ मिस्टर। जैसे मैं मिस्टर हूं,
जब बहुत सारे मिस्टर होते हैं ना तो मिस्टर्स का प्लूरल को कहा जाता है मेसर्स, MESSRS, शॉर्ट M/S। तो AB एंड एसोसिएट्स, ये एंड एसोसिएट, एंड सन्स, एंड कंपनी, ये सब पार्टनरशिप फर्म की निशानी होती है। तो ये जो नाम है ना AB एंड एसोसिएट, इट्स अ पार्टनरशिप फर्म। इज डिसॉल्व, अरे अगर डिसॉल्व हो रहा है तो दो सेक्शन लगेगा कि एक सेक्शन लगेगा? डिसॉल्व हो रहा है ना, तो 2 सेक्शन लगेगा कि एक सेक्शन लगेगा? तो तुम्हारे वाले प्रीवियस ईयर में डिसॉल्व हो रहा है 31 मार्च 22, इस योर प्रीवियस ईयर, ठीक है। द फर्म ट्रांसफर्स द फॉलोइंग असेट्स टू इट्स पार्टनर्स ए एंड बी। अच्छा, टैक्स सरकार किससे लेगी, ए और बी से लेगी कि फर्म से लेगी? फर्म से लेगी ना, अरे फर्म से लेगी ना, इसमें डाउट क्या है, ए फर्म से लेगी। तो ए को कितना दिया, बी को कितना दिया, उससे मुझे कोई मतलब है ही नहीं। देने वाला कौन? फर्म, और सरकार फर्म से एक ही बार में टैक्स देगा, तो किसको क्या दे रहे उससे हमको मतलब है ही नहीं। गुड। क्या क्या दिया गया? 2 चीजें दी गई, नंबर 1, नंबर 2 इन्वेंट्री। 2 असेट बांटा है, हम लोग फर्म मान के चलेंगे, फर्म ने 2 असेट बांटा है दोनों पार्टनर को, किसको क्या दिया, कितना दिया, आई डोंट केयर। बिल्डिंग इज व्हाट टाइप ऑफ असेट? बिल्डिंग इज कैपिटल असेट। तो बिल्डिंग दिया, उसके लिए कौन सा इनकम आएगा? कैपिटल गेन्स। और क्या सेकंड वाला क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन स्टॉक इन ट्रेड, तो वो कौन सा इनकम आएगा? पीजीबीपी इनकम, ठीक है। अच्छा, अब इनका हम लोगों को कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट दिया है। लिसन टू मी, लिसन टू मी। बिल्डिंग इज द कैपिटल असेट और लॉन्ग टर्म गेन्स हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉन्ग टर्म गेन्स। तो इंडेक्सेशन होगा कि नहीं? तो बिल्डिंग के लिए कैपिटल गेन्स इनकम है, लॉन्ग टर्म है, तो आप इंडेक्सेशन करोगे। तो इन्होंने हम लोगों को सम्स में इंडेक्स कॉस्ट निकाल के दिया है, ठीक है। पढ़ो, कॉस्ट दिया, इंडेक्स हम निकालेंगे। कॉस्ट कितना है बिल्डिंग का? 20 लाख। कब खरीदे थे तुम? 2013 में, और अब बेच रहे हो 2022 में, ट्रांसफर 2022 में हो रहा है, तो इंडेक्सेशन करोगे तो 20 लाख इंटू 317 डिवाइडेड बाई 2013 का इंडेक्स, 2013, अच्छा 11 2013 मतलब 2012-13, तो 2012-13 का इंडेक्स है 200, ठीक है। तो 20 लाख इंटू 317 बाई 200, 20 लाख इंटू 317 बाई 200, इंडेक्स कॉस्ट आ जाएगा। एफवीसी क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू। जब एक, क्योंकि बेच तो रहे नहीं है, तो सेल प्रोसीड तो है नहीं, पार्टनर को बांट रहे हैं, तो एफवीसी क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। हमें दिया हुआ है सब में, फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 40 लाख। तो बिल्डिंग के ट्रांसफर करने पे जो कैपिटल गेन्स होगा वो कितना होगा? 40 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ 20 लाख, जो आएगा सो आएगा, आई डोंट नो, ठीक है। सेकंड आपने स्टॉक इन ट्रेड भी बांटा है पार्टनर को, उससे जो इनकम होगा वो क्या होगा? पीजीबीपी इनकम। पीजीबीपी में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है क्या? पीजीबीपी में इंडेक्सेशन होता है क्या? तो कॉस्ट बताओ और फेयर मार्केट वैल्यू बताओ। कॉस्ट कितना है? 20 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 25 लाख। ये तो इजी है सर, 25 लाख माइनस 20 लाख, 5 लाख का पीजीबीपी इनकम, ठीक है। तो हम लोगों ने कैपिटल गेन्स भी निकाल लेंगे, एलटीसीजी, हम ये पीजीबीपी भी निकाल लेंगे, हो गया आंसर हमारा। आओ नीचे, सबसे पहले पीजीबीपी इनकम, सबसे पहले क्या? पीजीबीपी इनकम। तो पीजीबीपी इनकम में तो कोई इंडेक्सेशन नहीं होता, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस यानी एफबीसी, वो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे 25 लाख माइनस कॉस्ट 20 लाख, 5 लाख का पीजीबीपी आ गया आपका, ठीक है। सेकंड आप क्या निकालोगे सर? कैपिटल गेन्स। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग है 2013 से 2022, ऑब्वियसली मोर देन 24 मंथ्स, लॉन्ग टर्म। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे? फेयर मार्केट वैल्यू, विच इज हाउ मच? 40 लाख लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? 20 लाख इंटू 317 बाई 200, दिख रहा है तो लिखा हुआ। तो वो 40 लाख में से आपने 31,70,000 लेस किया, योर एलटीसीजी कम्स टू 8,30,000। तो 5 लाख का पीजीबीपी इनकम और 8,30,000 का एलटीसीजी। तुम्हारा जीटीआई कितना है? जोड़ के लिख दो। वैसे मैंने तुमको बताया है जीटीआई निकालने का कोई सेंस बनता नहीं अलग अलग, बिकॉज
एलटीसीजी पे टैक्स रेट अलग है 20% और वो पीजी पे तुम्हारा नॉर्मल रेट होगा 30%, वैसे होता है, पर फिर भी जीटीआई में जोड़ के लिख के दिखा सकते हो, तुम्हारी चॉइस। तो टोटल फर्म के हाथ में कितना, 13,30,000, ठीक है। ये जो सम्स मैंने कराया इसमें सेक्शन नंबर 45 का 4 नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि सर ये डिसोल्यूशन का सम था, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का सम नहीं था। ये बात मैंने तुम्हारे लिए लिख दी है, ओके। तो डिसोल्यूशन में तो किस तरह से सॉल्व होगा, सम्स करेंगे, तुम देख रहे हो इजी था, कोई बहुत हार्ड नहीं था। अब आएगा थोड़ा बहुत हार्ड। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में दोनों लगेंगे एक साथ। ठीक है, जस्ट अपना कंसंट्रेशन हाई रखना, मेरे साथ रहना, ये हो जाएगा। 3 पेज का है, पलट के देख लो, जिसमें से 2 पेज का तो इलस्ट्रेशन है खाली, वो समझ रहे हो। मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा, पूरा सॉल्व, खाली बस फोकस मेरे ऊपर बनाए रखना, ओके। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यहां पे क्या होगा, पहले सेक्शन 9B के हिसाब से टैक्स निकलेगा, ठीक है। फिर सेक्शन 45 का 4 के हिसाब से वापस टैक्स निकलेगा, मतलब डबल टैक्सेशन। मतलब क्या? डबल टैक्सेशन, मतलब फर्म के ऊपर डबल टैक्सेशन लगेगा, फर्म के ऊपर डबल टैक्सेशन। पहले फर्म के ऊपर सेक्शन 9B के हिसाब से आप पूरा कैपिटल गेन्स निकालोगे, उस पर टैक्स दो। फिर सेक्शन 45 का 4 के हिसाब से कैपिटल गेन्स निकालोगे, उस पर टैक्स दो, समझ रहे हो, डबल टैक्सेशन। नाउ दिस इज एक्चुअली पिंचिंग, क्या डबल बार कैपिटल गेन्स निकलवा लिया हमसे, डबल बार टैक्स हो रहा है हमसे। तो सरकार ने उसका उपाय बताया, बोला आज डबल टैक्स एक बार ले लेने दो, बाद में भविष्य में एक एक्स्ट्रा टैक्स जो तुमसे लिए ना 45 का 4 वाला, बाद में वो माइनस करने दे देंगे, पर आज एक बार उस पर टैक्स दे दो। अब अगेन यू विल हैव अ क्वेश्चन, सर व्हाई सो, ऐसा कर क्यों रहे हैं? बिकॉज ये लोग पागल हैं, बिकॉज ये लोग पागल हैं। बोला था ना हर चीज का लॉजिक नहीं है। हाँ, जबरदस्ती का लॉजिक क्रिएट किया जा सकता है, बट दैट इज यूजलेस। ये सब डीमिंग फिक्शन की माया है। किसकी माया? डीमिंग फिक्शन है नहीं, पर मान लो और टैक्स दे दो। तो जब इंसान बोलेगा कि यार 2 बार आप इस पे कैपिटल गेन्स का टैक्स लगा के मेरे से कलेक्ट कर रहे हो, तो सरकार बोले कोई बात नहीं, वो दूसरा वाला जो तुमसे ले रहे हैं ना, वो बाद में तुमको माइनस करने दे देंगे, तो तुम्हारा बाद में फ्यूचर में पैसा बच जाएगा। और हम लोग क्या बोलेंगे, भविष्य कौन देखा है, क्या पता कल मर जाऊं, आज क्यों ले रहे हो डबल टैक्स? गवर्नमेंट बोली एक बार ले लेने दो, ठीक है। तो यहां डबल टैक्सेशन होगा, शुरू में डबल टैक्सेशन होगा, पर अल्टीमेटली ओवर द लॉन्ग टाइम सब सही हो जाएगा, भविष्य में जाके वो सेकंड वाला आपको माइनस करने मिल जाएगा। इतना भी एक बार क्लियर है? इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं अंदर। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, सुनो, रिकॉन्स्टिट्यूशन का डिसोल्यूशन नहीं, क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन, तभी दोनों अप्लाई कर रहा है, बिकॉज 45 का 4 जो है ना, वो डिसोल्यूशन पे अप्लाई नहीं करता, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन पे करता है। तो हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन में आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी स्पेसिफिक एग्जाम्पल। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या बोला सर? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। एक पार्टनर रिटायर करके जा रहा है, तो उसका जितना भी कैपिटल अकाउंट बैलेंस खड़ा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस खड़ा है, वो तो उसको पे ऑफ करना पड़ेगा ना, तो उसको एक बार पैसा दे रहे हैं या एसेट दे रहे हैं और सेटल करके बाय बाय कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो एक वन ऑफ द पार्टनर, देयर आर 3 पार्टनर्स, वन ऑफ द पार्टनर्स रिटायरिंग एंड लीविंग द फर्म, तो उसको हम लोग उसके हिस्से का पैसा और एसेट देके अलविदा कर रहे हैं। अब यहां पर मैं तुमको एक लॉजिक दे रहा हूं, हालांकि इट्स नॉट अ वेरी गुड लॉजिक, इट्स अ घटिया लॉजिक। कुछ लोगों को यही लॉजिक बहुत अच्छा लगेगा, पर मुझे घटिया लग रहा है, तो मैं तो घटिया ही बोलूंगा, ठीक है। मैं एक लॉजिक दे सकता हूं, फर्म ट्रांसफर कर रही है, तो फर्म ट्रांसफर कर रही है, तो फर्म इज द ट्रांसफरर, तो फर्म के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगना चाहिए, तो फर्म के ऊपर कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा अंडर सेक्शन नंबर 9B, और फर्म उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स दे देगा। यहां तक बात बराबर है, जो अभी पढ़ के आए वही था, एकदम सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा टैक्स किस लिए? पार्टनर के बारे में आप सोचिए। किसके बारे में? पार्टनर के बारे में सोचिए, ठीक है।
पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस, मैं एक बार फिगर्स लेके बात कर रहा हूं। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस था 21 लाख रुपए, 21 lakhs। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना था? 21 lakhs। जबकि उसको फर्म ने जुदाई के टाइम पे 10 लाख रुपया तो नगद दिया, मनी बैंक में, और 11 लाख रुपया तो मनी दिया, और 50 लाख का जमीन दिया, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख है। तो अब आप खुद सोचो जरा, पार्टनर को मिल क्या रहा है? 11 लाख रुपीस मनी एंड 50 लाख रुपीस का जमीन, फेयर मार्केट वैल्यू, टोटल 61 लाख, 11 लाख प्लस 50 लाख, 61 लाख। और उसका कैपिटल बैलेंस कितना खड़ा है? 21 लाख। तो 21 लाख का बैलेंस है, पर उसको मिल रहा है 61 लाख, तो 40 लाख का फायदा हुआ कि नहीं उसको? ठीक है। तो गवर्नमेंट बोली कि भाई 40 लाख पे कायदे से उससे टैक्स देना चाहिए, पर उससे नहीं लेके फर्म से ही लेंगे एक बार हम। जो 40 लाख का कमाई किसका हो रहा है? पार्टनर का। उससे सरकार टैक्स नहीं ले रही, उल्टे किससे ले रही है? फर्म से ले रही है। तो ये फर्म के ऊपर तो डबल टैक्स हो गया। पहले तो असेट दी, उसके लिए सेक्शन 9B में कैपिटल गेन्स, फिर उसके अलावा पार्टनर को जो हम लोग दे रहे हैं उससे पार्टनर का जो बेनिफिट हो रहा है, उस बेनिफिट पे भी टैक्स कौन दे रहा है? फर्म। तो एक बार दे दो, बाद में फर्म फ्यूचर में माइनस कर सकता है। ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। क्लियर? यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब अंदर इसको पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला वगैरह सब चल रहे हैं, पर मैं इतना बता देता हूं, विदाउट एग्जाम्पल ये फॉर्मूला भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर पीछे फॉर्मूलाज वगैरह पे जाएंगे, बिकॉज तुम फॉर्मूला एकदम इमेजिन नहीं कर पाओगे, एग्जाम्पल से करोगे सही रहेगा। ठीक है, इधर देखो, इलस्ट्रेशन, देयर आर 3 पार्टनर्स। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन किसने बनाया? इनकम टैक्स वालों ने। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, सर्कुलर नंबर। तो ये इलस्ट्रेशन सर्कुलर में है, पर उस तरह से नहीं जैसे मैं बनाया हूं। मैं तो एकदम पूरा सजा के सिंपल करके बनाया हूं, मैंने अपना एक्सप्लेनेशन डाला है, 40 चीजें की हैं। ओरिजिनल सर्कुलर में जाके इलस्ट्रेशन पढ़ लोगे तो एम्बुलेंस बुलाना पड़ जाएगा। ठीक है, इतना भयंकर है। तो ये मैं सिंपल करके पूरा डिस्कस कर रहा हूं, एकदम लो लेवल पे लाके इसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, सर्कुलर्स आर समटाइम्स फॉर इंटरनल यूज एंड समटाइम्स फॉर एक्सटर्नल यूज। दिस सर्कुलर इज फॉर एक्सटर्नल यूज। पब्लिक को इलस्ट्रेशन दिया जा रहा है ताकि वो समझ सके, है ना? आइए पढ़ते हैं, तुम पढ़ेगा जोर से। डेटा याद करो, कितने पार्टनर है? 3 है। इन अ फर्म, फर्म का नाम है FR। ठीक है, फर्म हैविंग 1/3 शेयर ईच। तो 3 पार्टनर है, तीनों का 1/3 हिस्सा है। बहुत अच्छी बात है। पार्टनर्स कैपिटल कितना है? 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। तो तीनों पार्टनर का कैपिटल भी बराबर है 10-10 लाख का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3, 1/3, 1/3। सिंपल डेटा। नीचे, देयर आर 3 पीसेज ऑफ लैंड। इस फर्म के पास 3 जमीन के टुकड़े हैं। ठीक है, जमीन का नाम है STU। जमीन को एक नाम दे दिया इन्होंने, STU। ठीक है, ये देखो इधर, तीनों जमीन की बुक वैल्यू कितनी है? 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जमीन का वैल्यू कितना पे दिखाया जा रहा है? 10 लाख। खरीदा होगा पहले कभी जमीन 10 लाख पे। एंड लैंड यू नो इज अ नॉन डिप्रिशिएबल असेट। अरे लैंड तो क्या होता है? नॉन डिप्रिशिएबल असेट। तो ये जो जमीन है जब खरीदा गया था तो 10 लाख पे खरीदा गया था, और तब से इस बुक्स में इसका वैल्यू 10 लाख ही चल रहा है, वही कॉस्ट ही चल रहा है बुक वैल्यू, बिकॉज लैंड का डिप्रिशिएशन होता नहीं है। पर आप जानते हो जो जमीन आपने 10 लाख में खरीदी होगी, क्या उसका आज के दिन भाव 10 लाख होगा? फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? सर वो तो बवाल है। पहले वाले जमीन का फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 70 लाख। दूसरे वाले का 70 लाख। तीसरे वाले का 50 लाख। ठीक है, तीसरा क्या है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो पहले 2 का इंडेक्स कॉस्ट नहीं दिया क्योंकि वो काम नहीं आएगा हम लोग को, इसलिए नहीं दिया। तीसरा वाला जो जमीन है उसका 10 लाख का कॉस्ट था, और इंडेक्स कॉस्ट कितना है? 15 लाख। दिख रहा है आपको डेटा? तो इसका कॉस्ट था 10 लाख, इंडेक्स कॉस्ट है 15 लाख, और फेयर मार्केट वैल्यू है 50 लाख। नाउ वन ऑफ द पार्टनर इज लीविंग। ओके, कहानी देखो नीचे। पहला पार्टनर A जो है वो फर्म को छोड़ के जाना चाहता है।
तो उसका अकाउंट हम लोग सेटल करना चाहते हैं। सेटल करने के लिए हम लोग 3 में से 1 जमीन उसको दे रहे हैं, जो लास्ट वाला जमीन है ना वो हम लोग इसको दे रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ इसको 11 लाख भी दे रहे हैं, लिफाफा में नहीं, बैंक में डाल के। इनकम टैक्स आप यही मानते हो कि सब कुछ पक्का में हो रहा है। तो 11 लाख रुपया मनी मिल रहा है प्लस जमीन मिल रहा है जिसका फेयर मार्केट वैल्यू है 50 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 61 lakhs। ही इज गेटिंग हाउ मच? 61 lakhs इनको मिल रहा है, ठीक है। कंप्यूट द इनकम अराइजिंग इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। अब आपको फर्म के लिए 2-2 बार कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना है। तरीका, स्टाइल अलग होगा। सबसे पहले तो हम लोग सेक्शन 9B के हिसाब से कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कहीं घुमाओ मत पेज, कुछ मत करो, सिर्फ इधर ध्यान दो, ठीक है। सपोज आई एम द फर्म, वो पार्टनर जा रहा है, मैंने उसको 11 लाख दिया और एक लैंड यू दे दिया जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख है, ठीक है। सबसे पहले तो सेक्शन 9B के अनुसार आई एम द फर्म, आई एम ट्रांसफरिंग जमीन टू हिम। मनी तो कैपिटल एसेट होता नहीं है। ओए मनी भी कैपिटल एसेट है क्या? नहीं। कैपिटल एसेट क्या है? जमीन। तो मैंने जमीन ट्रांसफर किया है, तो जमीन ट्रांसफर किया है तो उस पे उसको उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। FVC इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू, जिसका कोई नहीं उसका फेयर मार्केट वैल्यू, तो FVC इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू इक्वल टू 50 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट। हाउ मच इज द इंडेक्स कॉस्ट? 15 लाख लिखा हुआ था ना, 15 लाख। 50 लाख माइनस 15 लाख, कितने का कैपिटल गेन्स आया? 35 लाख का कैपिटल गेन्स आया। यहां पर पीजीबीपी इनकम नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्टॉक ट्रांसफर नहीं किया। मैंने क्या ट्रांसफर किया? जमीन, कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहा है कितने का? 35 लाख का। 35 लाख का, सही बोला ना मैंने? तो ये पहला तुमने सॉल्व कर लिया कि सर फर्म के ऊपर 35 लाख का कैपिटल गेन्स हुआ है तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। जस्ट फॉर टॉकिंग पर्पस, LTCG पे रेट कितना है? 20%। तो 35 लाख का 20% बोलिए 7 लाख। तो 7 लाख टैक्स देना पड़ेगा, फर्म को 7 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा। ये कहानी का फर्स्ट हिस्सा है, ये कहानी का फर्स्ट हिस्सा है। ओनली स्टेप 1, मेरे से आगे भागना मत। स्टेप 1, कंप्यूट कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ द फर्म अंडर सेक्शन 9B। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द जमीन, जो आप दे रहे हो जमीन कितना? फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख। मनी तो काउंट नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ मनी थोड़ा होता है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट होता है। तो कैपिटल तो खाली जमीन है, तो जमीन जो आप दे रहे हो फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट 15 लाख, कैपिटल गेन्स 35 लाख। ये 35 लाख क्या है? LTCG। इस पर टैक्स 20% कितना होएगा? 7 लाख। तो फर्म इसके ऊपर 7 लाख का टैक्स देगा। ये कहानी का पहला हिस्सा। अब एक बार रुकेंगे, ठीक है? यहां तक क्लियर है? इस जमीन को देने की वजह से, इस जमीन को देने के वजह से फर्म के हाथ में नोशनल इनकम कितना हो रहा है? अकाउंट्स वाला इनकम नहीं, नोशनल इनकम, जिसको हम लोग बुक प्रॉफिट बोलते हैं। बुक प्रॉफिट मतलब होता है प्रॉफिट इन योर बुक्स। हालांकि यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्रॉफिट अलग होता है, इनकम टैक्स में प्रॉफिट अलग ही निकलता है। इनकम टैक्स वाले जो है ना एक भाषा यूज करते हैं बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट इन रियलिटी इट इज नेवर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है और इनकम टैक्स वालों का बुक प्रॉफिट इनके अपने फंडे के हिसाब से निकलता है। तो इन्होंने बोला कि जमीन ट्रांसफर करने की वजह से कैपिटल गेन्स हुआ है 35 लाख का, पर 35 लाख तो LTCG है। अगर अकाउंट्स के तरीके से हम लोग बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो बताइए फर्म को कितना बुक प्रॉफिट हुआ है? तो हम लोग बताएंगे, इधर देखो, बुक प्रॉफिट विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट 50 लाख माइनस नॉट इंडेक्स कॉस्ट बट कॉस्ट, क्योंकि अकाउंट्स में इंडेक्सेशन नहीं होता। तो 50 लाख फेयर मार्केट वैल्यू है और कॉस्ट कितना था उस जमीन का? 10 लाख। कॉस्ट तो 10 लाख था, तो 50 लाख माइनस 10 लाख
40 लाख का प्रॉफिट हुआ, बुक प्रॉफिट। अच्छा 7 लाख रुपया टैक्स देना पड़ा ना, 7 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा, 35 लाख नहीं देना पड़ा। 35 लाख पे टैक्स कितना है? 7 लाख, तो वो भी माइनस करो। तो 50 लाख का एफएमवी माइनस 10 लाख का कॉस्ट, 40 लाख में से 7 लाख का टैक्स और माइनस करो, कितना बचा? 33 लाख। ये 33 लाख बुक प्रॉफिट इनकम है कि नहीं है? ये 33 लाख तीनों पार्टनर में बटेगा 1:1 के रेशियो में, बटेगा कि नहीं? तो ये 33 लाख आप तीनों पार्टनर को बांट दो, 1/3, कितना होगा? 11 लाख, 11 लाख, 11 लाख। तीनों पार्टनर का कैपिटल कितना था? 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। तीनों पार्टनर का कैपिटल कितना है? 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। इस ट्रांसफर की वजह से जो इन्होंने नोशनल बुक प्रॉफिट निकाला 33 लाख का, 50 लाख का फेयर मार्केट वैल्यू माइनस 10 लाख का कॉस्ट माइनस 7 लाख का टैक्स इक्वल टू 33 लाख डिवाइड बाई 3, वो तीनों में बटेगा 11-11 लाख। तो इनका रिवाइज्ड कैपिटल कितना हो जाएगा? 21 लाख ईच। 11 लाख, 11 लाख, 11 लाख, तो 10-10 तो पहले से था, तो इनका रिवाइज्ड कैपिटल कितना हो गया? 21 लाख। अब मेरा सवाल है तुमसे कि ये जो पार्टनर है ना जिसका अलविदाई हो रहा है, ठीक है, इस बंदे का रिवाइज्ड कैपिटल कितना है? 21 लाख। इसका रिवाइज्ड कैपिटल कितना है? 21 लाख। 21 लाख इसका रिवाइज कैपिटल है और इसको मिल कितना रहा है? 61 लाख। 11 लाख तो आप इसको पैसा पकड़ा रहे हो और 50 लाख वैल्यू का असेट पकड़ा रहे हो, 61 लाख दे रहे हो फॉर अ कैपिटल ऑफ 21 लाख। तो कैपिटल गेन कितना? 40 लाख। बोलता है ये जो 40 लाख नया निकला ना सेकंड कैपिटल गेन्स, इस पे भी टैक्स फर्म देगा। तो आप 35 लाख का कैपिटल गेन्स निकाल चुके, उस पे फर्म 7 लाख का टैक्स दे चुका। अब बोलता है ये जो 40 लाख निकला है जो एक्चुअली पार्टनर की कमाई है, उस पे भी टैक्स कौन देगा? फर्म देगा, अंडर सेक्शन 45 का 4। तो फर्म के साथ तो जुल्म हो रहा है एकदम। 35 लाख के बदले आपने 35 + 40 75 लाख का कैपिटल गेन क्रिएट कर दिया और उस पर टैक्स दे रहे हो। वो 35 लाख भी एलटीसीजी, ये 40 लाख भी एलटीसीजी, ठीक है। तो एक बार तो डबल टैक्स लग जाएगा फर्म का, लेकिन फिर सरकार बोली चिंता ना करो, जो सेकंड वाला 40 लाख पे कैपिटल गेन्स पे टैक्स दे रहे हैं ना, वो आपको बाद में हम लोग बचा लेंगे। कैसे? बोला आपकी 2 जमीन और है ना, आपकी 2 जमीनें और है ना, 10 लाख 10 लाख जिनका एफएमवी 70 लाख है, तो इनको जब कभी भविष्य में बेचोगे, जब कभी भविष्य में बेचोगे एफवीसी माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इनका कॉस्ट हम लोग 10-10 लाख नहीं लेंगे, 30-30 लाख लेंगे। तो जो 40 लाख का कैपिटल गेन्स आपने अभी दिया ना, वो इन दोनों में डिवाइड करो, 20 लाख 20 लाख। 40 लाख एक्स्ट्रा कैपिटल गेन्स है जिसपे दे रहे हो टैक्स, सेकंड टाइम जो निकाले 40 लाख कैपिटल गेन्स, बोला वो 40 लाख को डिवाइड कर दो दोनों में, 20 लाख 20 लाख। तो इनका कॉस्ट अब 10-10 लाख नहीं हुआ, कितना होगा? 30 लाख हो जाएगा। तो भविष्य में जब आप इन जमीन को बेचोगे तो वहां इंडेक्सेशन जब करोगे ना, तो 10 लाख का इंडेक्सेशन नहीं करोगे, 30 लाख का इंडेक्सेशन करके माइनस करोगे। तो आज 40 लाख पे कैपिटल गेन्स पे करके टैक्स दे लेंगे, पर बाद में वही 40 लाख भविष्य में माइनस करने मिलेगा जब तुम ये 2 जमीन बेचोगे, ठीक है। तो आज तो एक बार 40 लाख जो सेकंड वाला कैपिटल गेन्स उस पर भी टैक्स दे दो, बाद में वही 40 लाख तुम जमीन के कॉस्ट में ऐड करके कॉस्ट को बढ़ा देना, तो ऑटोमेटिकली जब इनको बेचोगे तो कैपिटल गेन्स कम हो जाएगा, कम टैक्स देना पड़ेगा। तो आज डबल टैक्सेशन है, पर बाद में जाके वो डबल टैक्सेशन का इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सही है ना। अभी देखो स्टेप नंबर 2, आप निकालो बुक प्रॉफिट। क्या निकालो? बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कितना है? वो जो जमीन आपने दी थी ए को, वो 50 लाख की है, माइनस कॉस्ट। बुक प्रॉफिट में इंडेक्स कॉस्ट नहीं होता, कॉस्ट होता है, माइनस 10 लाख, 40 लाख, 40 लाख। अब आपने टैक्स भी तो दिया, 35 लाख के कैपिटल गेन्स पे 7 लाख टैक्स दिया, माइनस 7 लाख। तो 50 लाख माइनस 10 लाख माइनस 7 लाख इक्वल टू 33 लाख। ये 33 लाख का प्रॉफिट तीनों पार्टनर में बांटो, 11-11 लाख। तो हर पार्टनर का बैलेंस अब कितना हो जाएगा? 10 लाख प्लस 11 लाख इक्वल टू 21 लाख, ठीक है। स्टेप 1 था सेक्शन 9B के हिसाब से कैपिटल गेन्स निकालिए। स्टेप 2 था बुक प्रॉफिट निकाल के पार्टनर्स का रिवाइज कैपिटल निकालिए। स्टेप 3 है कैलकुलेट द सेकंड कैपिटल गेन्स टैक्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। ओके, वो अब निकालो सेकंड कैपिटल गेन्स। तो एक्चुअली सेकंड वाला जो कैपिटल गेन्स है वो सोचा जाए तो फर्म का नहीं, पार्टनर का है। उसको मिल कितना रहा है? 61 लाख, 11 लाख मनी, 50 लाख फेयर मार्केट वैल्यू।
तो 61 लाख माइनस हिज कैपिटल बैलेंसेस वाज हाउ मच 21, सो ही गेन्स एक्चुअली 40 लाख, बट वो 40 लाख पर टैक्स कौन देगा? फर्म। ठीक है, फर्म देगा उस पर 40 लाख पर टैक्स। क्लियर है? दिस 40 लाख विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द फर्म इन एडिशन टू द 35 lakhs। तो 75 लाख पे कैपिटल गेन ले लिया सरकार। अब सरकार बोला कि चिंता ना करो, ये जो 40 लाख आपका कैपिटल गेन सेकंड वाला है ना, ये आप अपने बचे हुए जो जमीन है उसमें ऐड कर लेना कॉस्ट में, तो बाद में जब कभी बेचोगे तो उनका कॉस्ट बढ़े हुए वैल्यू से माइनस हो जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली वो 40 का इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 4 क्या है? रिजॉल्व डबल टैक्सेशन। वो आज नहीं, भविष्य में होगा। भविष्य में जब आप वो दो जमीन को भी सल्टाओगे तो उसमें कॉस्ट बढ़ा के लेना है। ठीक है, पहले यहां तक क्लियर है सबको, फिर मैं कुछ और बोलूंगा। पहले इतना क्लियर है? राइट नाउ आई विल नॉट गो इनटू फॉर्मूलाज बिकॉज दिस एग्जांपल इटसेल्फ टेक्स टाइम फॉर यू टू डाइजेस्ट। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा अपने को क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करना है। लिसन टू मी, ये बात तो मैं समझ रहा हूं कि यहां पे डबल कैपिटल गेन्स लग रहा है, एक बार 35 लाख का कैपिटल गेन, एक बार 40 लाख का कैपिटल गेन। ठीक है, बट मेरा एक क्वेश्चन है, आई वांट टू नो कि ये दोनों के दोनों कैपिटल गेन एलटीसीजी हैं कि एसटीसीजी हैं, कैसे पता चलेगा? मैं बता रहा हूं। पहले वाला जो कैपिटल गेन्स है वो एलटीसीजी है 35 लाख का। कैसे पता चला सर आपको? क्वेश्चन में उन्होंने मुझे इंडेक्स कॉस्ट लिख के दिया था। क्वेश्चन में उन्होंने मुझे ये 3 नंबर इंडेक्स कॉस्ट लिख के दिया। इंडेक्स तो आप उसी का करते हो ना जो लॉन्ग टर्म हो, तो मतलब वो जो जमीन है लैंड यू वो लॉन्ग टर्म है। तो पहले वाला जो 35 लाख आप निकाले वो तो एलटीसीजी है, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो दूसरे वाला 40 लाख आपने निकाला जो कि एक्चुअली झूठा टैक्स है, जो दूसरे वाला 40 लाख आपने निकाला ना सेकंड कैपिटल गेन्स, जो एक्चुअली देना पार्टनर को था पर वो फर्म के हाथ में टैक्सेबल है, वो मुश्किल है। वो लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा, तो उसका मैं तरीका बता रहा हूं, सुन लो। वो 40 लाख जो आप सेकंड कैपिटल गेन्स निकाल रहे हो, जिस पे आज आप टैक्स दे दोगे पर बाद में आप बच जाओगे क्योंकि वो इन जमीन के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो आपको यह सोचना है कि वो 40 लाख जिन असेट्स में ऐड किया जाएगा वो असेट्स किस टाइप के हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अगर ये असेट्स लॉन्ग टर्म है तो वो 40 लाख भी एलटीसीजी माना जाएगा। ये असेट्स अगर शॉर्ट टर्म है तो वो 40 लाख भी एसटीसीजी माना जाएगा। तो 40 लाख का जो सेकंड कैपिटल गेन है ना, वो लॉन्ग है कि शॉर्ट, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ अदर असेट्स आर इन विच यू आर गोइंग टू ऐड इट। जिन असेट्स के कॉस्ट में ऐड करोगे उनका नेचर देखो। इस सम में मैं साफ देख रहा हूं कि इन्होंने मुझे लिख के दिया है all the 3 lands were acquired more than 2 years, मतलब 24 months ago, तो all of them are long term। तो यानी कि लैंड एस और लैंड टी भी लॉन्ग टर्म है, तो अगर उसमें 40 लाख ऐड हो रहा है तो वो 40 लाख भी एलटीसीजी डीम्ड है। यानी कि एक स्टूडेंट मेरे को बोल सकता है कि सर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में बोला होता कि ये लैंड एस और टी है ना, अभी 1 साल ही हुआ है खरीदे हुए, कितना 1 ही साल हुआ है मान लीजिए, और ये एस और टी शॉर्ट टर्म है, तब सर क्या होगा आपका आंसर? तब मेरा आंसर होगा कि वो 40 लाख भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है और उस पर फिर एसटीसीजी का रेट्स लगेगा। आर यू क्लियर? ठीक है, 35 लाख एलटीसीजी उसमें डाउट ही नहीं है, पर जो 40 लाख है ना वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द असेट जिसमें आप उसका कॉस्ट घुसाओगे। तो वो अगर लॉन्ग टर्म तो वो भी लॉन्ग टर्म। आर वी ओके विद दिस? सब लिखा है मैंने। ये मिलेगा नहीं तुमको कहीं पे, सर्कुलर तक के अंदर नहीं लिखा हुआ है ये। सर्कुलर में भी नहीं बताया हुआ कि 40 तक कौन सा कैपिटल गेन्स है, लॉन्ग है कि शॉर्ट है। ठीक है, अब जो ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा इसी को हम लोग फॉर्मूला में पिरोएंगे। ऊपर चले, स्टेप 1,
ओके सर, डिस्कशन करें। फर्स्ट कैपिटल गेन्स, तो यानी कि जो सेक्शन 9B में तरीका है उससे आप कैपिटल गेन निकालो, जो कि लल्लू था। FBC इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू माइनस इंडेक्स कॉस्ट इक्वल टू कैपिटल गेन, जो जैसे हम लोग ट्रेडिशनली सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व होता है, वो एकदम इजी है। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करके तीनों पार्टनर का रिवाइज्ड कैपिटल निकालना है। तो स्टेप 2 क्या है बेसिकली, बुक प्रॉफिट एंड रिवाइज्ड कैपिटल। बुक प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जमीन जो दिए हो पार्टनर को उसका FMV माइनस कॉस्ट 10 लाख, क्योंकि इंडेक्सेशन नहीं होता बुक प्रॉफिट में, एंड माइनस द टैक्स दैट यू हैव पेड। तो 35 लाख पे टैक्स कितना था, 20%, 7 लाख, वो माइनस करो तो बुक प्रॉफिट आएगा। वो आप तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दो और उनके कैपिटल में जोड़ दो, आपका रिवाइज कैपिटल आ जाएगा। अब आप निकालोगे सेकंड कैपिटल गेन्स। सेकंड कैपिटल गेन्स भी किसके हाथ में टैक्सेबल है, फर्म के। पर सोचने का अंदाज ये है कि सामने वाले को कितना फायदा हुआ, रेसिपिएंट को। ये भी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द फर्म है, बट इसका एटीट्यूड ये रखना कि उसको क्या मिला, तो पार्टनर को क्या मिला। ठीक है, पार्टनर को मिला, मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, पार्टनर को मिला मनी। पार्टनर को क्या मिला, मनी। कितने का मनी, एक बार इधर स्टॉप, कितना पैसा, 11 लाख। पार्टनर को पैसे के अलावा कुछ और मिला था, हाँ जमीन, जमीन का फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख, तो 11 लाख प्लस 50 लाख 61 लाख, माइनस उसका कैपिटल बैलेंस, पार्टनर्स रिवाइज्ड कैपिटल, वो कितना था 21 लाख, तो 11 प्लस 50 माइनस 21 कम्स टू 40 लाख, वही तो कैपिटल गेन्स है ना। ये सेकंड वाला जो कैपिटल गेन्स है ना, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये मुनाफा हो किसको रहा है, सामने वाले को। पैसा मिला, जमीन मिला, माइनस द कैपिटल बैलेंस, तो 40 लाख का उसको फायदा हुआ, टैक्स हालांकि फर्म देगा। ठीक है, ओके है। नीचे स्टेप नंबर 4, वो जो 40 लाख सेकंड वाला कैपिटल गेन्स मिला, वो हम लोग बचे हुए एसेट्स के कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ताकि फ्यूचर में जब वो बेचे तो उसका कैपिटल गेन्स कम हो जाएगा। ठीक है, डिडक्शन मतलब FBC माइनस कॉस्ट, तो कॉस्ट तो डिडक्शन हो जाता है ना, इसीलिए डिडक्शन बोल रहा है, नॉट PGBP वाला डिडक्शन। ठीक है क्या, अच्छा एक बार ये फॉर्मूला को देखो, A इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी, A इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी, A मतलब कैपिटल गेन्स, इक्वल टू B प्लस सी माइनस डी, B मतलब मनी जो मिला उसको, C मतलब असेट जिसका फेयर मार्केट वैल्यू उसको मिला, माइनस D द रिवाइज्ड कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर, where the partner receives any money or capital asset from the firm on its reconstitution, any profit arising in the hands of the partner shall be deemed to be the income of the firm। तो कमा रहा है पार्टनर, लेकिन इनकम किसका माना जाएगा, वो फर्म का इनकम माना जाएगा, और उस पर कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करके उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, द कैपिटल गेन्स अराइजिंग from the profit of the partner but which is actually taxable in the hands of the firm shall be calculated by using the formula A equal to B plus C minus D। A equal to capital gains कितना था 40 लाख, इक्वल टू मनी रिसीव्ड 11 लाख
प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द जमीन 50 लाख माइनस पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस 21 लाख। अब ये फॉर्मूला क्लियर है, A = B + C - D। सही है ना सर? ठीक है। टीचर्स नोट, तो यहां तो फर्म के ऊपर डबल टैक्स लग रहा है, एक तो 9B का टैक्स प्लस 45(4) का कैपिटल गेन। तो उसका क्या उपाय है? जो सेकंड वाला कैपिटल गेन है वो बचे हुए कैपिटल असेट्स में जोड़ दिया जाएगा, तब जब उनका फ्यूचर में टैक्स निकालोगे तो उसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है। अगर इस फॉर्मूला में बाई चांस कैपिटल गेन्स नेगेटिव आ जाए, B + C - D की है और नेगेटिव आ गया, तो उसको आप नेगेटिव नहीं 0 मानोगे। ठीक है। हो ही सकता है हम लोग फिगर ऐसा लिए कि प्रॉफिट आ रहा है, फिगर चेंज कर तो लॉस भी हो सकता है, तो लॉस हुआ तो लॉस नहीं लेंगे, वो 0 लिया जाएगा। देखो सरकार कितनी चालू है, नहीं डीमिंग फिक्शन में भी अपना फायदा ढूंढ लिया। बोला डीमिंग फिक्शन में अगर प्रॉफिट होता है तो मार रहे हैं टैक्स देने के लिए, पर डीमिंग फिक्शन में लॉस हुआ तो उसका सेट ऑफ नहीं है, उसको 0 मान लेना। देख रहे हो इनकी बुद्धि किस तरह से वर्क कर रही है, एकदम जोरदार। यहां तक क्लियर है? ये एक छोटा सा ज्ञान है कि कैपिटल अकाउंट्स का जब आप बैलेंस निकालोगे रिवाइज्ड कैपिटल अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स काउंट नहीं होते। ठीक है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स काउंट नहीं होता। जैसे क्या है, आप लोगों ने एसेट का रिवैल्यूएशन करके वैल्यू बढ़ा दिया, तो उसको वैल्यू बढ़ाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तो ऐड हो जाएगा। अरे कंपनी तो है नहीं कि रिवैल्यूएशन रिजर्व बनेगा, कंपनी में तो क्या होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व बनता है। पार्टनरशिप फॉर्म में तो जो भी प्रॉफिट होता है सीधा पार्टनर्स के कैपिटल में घुस जाता है ना, तो पार्टनर्स के कैपिटल को आप रिवैल्यूएशन से बढ़ाओगे नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल से बढ़ाओगे नहीं, एनी अदर सेल्फ जनरेटेड एसेट से बढ़ाओगे नहीं। इसका मैं छोटा सा एक बात याद दिलाना चाहता हूं, हालांकि पुरानी बात हो गई, कुछ साल पहले तुम लोग क्लास 11-12 में रहे होगे, तब वहां पर पार्टनरशिप में तुमको याद है एडमिशन रिटायरमेंट के सम्स होते थे, वहां पे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स होता था और फिर उसको पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर देते थे, याद है? ये लोग इनकम टैक्स वाला वही बोल रहा है कि वो मत करना, ये अकाउंट्स नहीं टैक्स है। ठीक है। इनकम टैक्स वाला वही बोलना चाहता है कि जो आप लोग अकाउंट्स के सम्स में क्या करते थे कि कोई पार्टनर आ रहा है जा रहा है तो असेट का रिवैल्यूएशन करके कैपिटल बढ़ा देते, तो मत करना वो काम, यही बोल रहे हैं लोग। ठीक है। क्लियर है ये? स्टेप्स क्लियर, इलस्ट्रेशन क्लियर? यहां इसके ऊपर लिखो। जब ये टॉपिक पढ़ो तो इसका ज्ञान नीचे पढ़ना मत चालू करना, पहले इलस्ट्रेशन में जाना, तब आसान लगेगा। ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस? कंप्लीट है ये भयंकर अमेंडमेंट था, हार्ड। कहाँ गया पेज, बताना मेरे को। ये रहा सेक्शन 9, नहीं पेज नंबर ये। ठीक है। टॉपिक 15 सेक्शन 9B एंड 45 का 4। तो ये भयंकर बड़ा अमेंडमेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आना है तो आ सकता है और वैसे नहीं आना है तो नहीं भी आ सकता है, वो उनकी मर्जी के ऊपर है। हम लोग का काम प्रिपेयर करना है। स्टॉप करते हैं। जबरदस्त अमेंडमेंट है ये फॉर योर एग्जाम। ठीक है। यूलिप ये मैं पूरा समझाने जा रहा हूं अभी। अराउंड 45 to 50 मिनट्स आई एक्सपेक्ट कि मुझे ये अमेंडमेंट पढ़ाने में लगने वाला है। ठीक है। पर जब पढ़ा के खत्म करूंगा ना, तब तुमको ये बेहद आसान लगेगा, तुम्हारा कोई डाउट नहीं रह जाएगा। मैं इसमें छोटी से छोटी बात सब समझाऊंगा। ठीक है। दिस अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो, दोनों के स्टूडेंट्स के लिए ये अमेंडमेंट महा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आई विल ऑल्सो टीच यू न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन, कि इस पे समझ आया तो ऐसा ऐसा होगा, पूरा सॉल्व करके मैं पूरा समझाऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है हेडिंग? टैक्सेशन ऑफ हाई प्रीमियम यूलिप। फिर सेक्शन देखो 45 का, कुछ समझ में आ रहा है? कैपिटल गेन्स हेड में सेक्शन का रेंज क्या होता है? 45 से 55 है।
ठीक है। 45 क्या होता है? चार्जेबिलिटी सेक्शन। 45 का 1 में हमको क्या पढ़ाया जाता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट जो है उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। 45 में अगर इनको अलग से कुछ डालना पड़ रहा है 1B बनाकर, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट तो नहीं है। अगर इनको ये अगर जो मैं पढ़ाने जा रहा होता अगर ये नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ही होता तब तो इस 45 का 1 में ही हो जाएगा। फिर व्हाई डू यू नीड 45 का 1B? तो 45 का 1B में अगर अलग से चार्जेबिलिटी क्रिएट करना पड़ा है तो नॉर्मल चीज नहीं है, यहां कोई नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट नहीं हो रहा। तो सर क्या हो रहा है बताओ? यहां पे हो रहा है मैच्योरिटी ऑफ यूलिप। आपने यूलिप में इन्वेस्टमेंट किया था, इट्स जस्ट लाइक बॉन्ड्स। तो आपने यूलिप में इन्वेस्टमेंट किया था, 5 साल बाद 10 साल बाद वो मैच्योर हो रहा है, तो मैच्योरिटी पे जो पैसा आ रहा है ना उस पे लोग टैक्स लगाएंगे। अब तुम खुद ही सोचो, यूलिप मैच्योर कर गया और पैसा आ रहा है, तो इट डजंट साउंड लाइक ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट कि कैपिटल गेन्स लगे। इन्होंने यहां पे डीम कर दिया। डीमिंग फिक्शन, डीमिंग फिक्शन बोल रहा हूं मैं कल से, मैं डीमिंग फिक्शन, ये डीमिंग फिक्शन है कि भले ही यहां ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट नहीं हो रहा पर मैच्योरिटी ऑफ यूलिप पे आपको जो पैसा मिलेगा वही उस पे कैपिटल गेन्स टैक्स हम लोग लगा देंगे, तो डीमिंग फिक्शन है। ठीक है, अब ये होता क्या नहीं होता क्या मैं सब समझाऊंगा। व्हाट इज यूलिप, दिस दैट एवरीथिंग आई विल टेल यू, जस्ट लिसन टू मी। बुक में बाद में पढ़ेंगे, पहले पहले मेरे को सुनोगे, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पहले कभी मैंने तुम लोगों को कुछ समझाया था, आज एक बार फिर समझा देता हूं, सुन लो। लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ इंश्योरेंस नहीं होता, इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी होता है, ठीक है। इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी। जैसे फॉर एग्जांपल, आई टेक अनदर एग्जांपल, इसको हटाओ एक बार। सपोज मैंने LIC की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जिसका नाम है जीवन आनंद। तो उस पॉलिसी के अनुसार 21 साल का पॉलिसी होता है वो। अगर उस पॉलिसी में मैं बीच में मर गया तो मेरे परिवार वालों को एक मोटा पैसा मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस कवरेज इसी को तो बोलते हैं कि मरा तो पैसा मिला। लेकिन अगर मैं नहीं मरा, अगर 21 साल के एंड पे जब पॉलिसी का टर्म खत्म होगा और मैं नहीं मरा तो भी मैं जिंदा हूं, तो भी आई विल गेट अ मैच्योरिटी वैल्यू ह्यूज अमाउंट। तो दैट साउंड्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट, दैट साउंड्स लाइक अ लॉन्ग टर्म 21 ईयर्स इन्वेस्टमेंट, कि भाई आप 21 साल तक प्रीमियम देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, मर गए तो बीच में पैसा आ जाएगा इंश्योरेंस, और अगर नहीं भी मरे तो भी मैच्योरिटी पे तुमको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, दोनों का डबल बेनिफिट आपको मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस ऐसे ही होते हैं, ओके। यूलिप इज लाइक दिस ओनली। यूलिप भी एक प्रोडक्ट है, एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह है, जिसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों की खूबियां हैं, दोनों की खूबियां। हाईलाइटर उठाओ। यूलिप भी एक इस तरह का प्लान होता है जिसमें दोनों खूबियां हैं, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस भी मिलेगा संग संग इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, ठीक है। अब सुनो कहानी क्या है, खाली मेरे को सुनना, अभी बोर्ड पे मत ताकना वरना कांड हो जाएगा। इधर सुनो। 80C मालूम है, ऑल्दो आई हैव नॉट टॉट यू 80C वाला, बट यू नो 80C करेक्ट, कि हम लोग जब पूरा GTI निकाल लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, फिर लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, उसमें 80C लेस करते हैं। तो यूलिप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे हर साल अगर आप यूलिप में कुछ प्रीमियम दे रहे हो तो उसका आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा। सरकार प्रमोट कर रही है कि आप यूलिप में इन्वेस्ट कीजिए तो हम आपको 80C में डिडक्शन देंगे, ठीक है। और जब ये यूलिप मैच्योरिटी हो जाएगा 10 साल बाद और आपको पैसा मिलेगा, वो पैसा भी एग्जेम्प्ट है। मतलब जब हर साल मैं यूलिप में प्रीमियम दे रहा हूं तो हर साल मेरे को मेरे ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन, चैप्टर 6 से डिडक्शन मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। एंड इवन देन मैच्योरिटी पे जब पैसा आएगा एक मोटा अमाउंट लाखों का, तो बोला वो भी एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्पशन का महासेक्शन क्या होता है? 10। एग्जेम्पशन का महासेक्शन 10, तो 10 का 10D कहीं ढूंढो तो 10 का 10D लिखा होगा कहीं, ठीक है, मैं दिखा दूंगा बाद में जब बुक से पढ़ाऊंगा। 10 का 10D, तो 10 का 10D में यूलिप के मैच्योरिटी पे जो पैसा आता है वो एग्जेम्प्ट होता है। अब कहानी में ट्विस्ट, यूलिप में जब मैं प्रीमियम दे रहा हूं हर साल तो डिडक्शन मिल रहा है, मैच्योरिटी पे जब पैसा आ रहा है तो आप बोल रहे हो 10 का 10D में एग्जेम्प्ट है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से गवर्नमेंट का लालच बढ़ गया। लालच कैसे बढ़ गया? गवर्नमेंट ने बोला कि देयर आर हाई प्रीमियम यूलिप्स। क्या बोला? हाई प्रीमियम यूलिप्स। हाई प्रीमियम यूलिप का मतलब होता है वो यूलिप का प्लान जिसमें हर साल एनुअल प्रीमियम जो आप देते हो वो 2.5 लाख से ज्यादा है। कितने लाख से? 2.5 लाख से ज्यादा। अगर आपने जो यूलिप प्लान ले रखा है, ठीक है, सपोज मैंने जो यूलिप प्लान ले रखा है,
अगर उसमें एनुअल प्रीमियम जो मैं पे करता हूं, इफ इट इज मोर देन 2.5 लाख एनुअली, देन इट इज कॉल्ड हाई प्रीमियम यूलिप। हाई प्रीमियम यूलिप में मैच्योरिटी के टाइम पे 5-10 साल बाद जब पैसा आएगा, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, इट इज टैक्सेबल। उस पे LTCG लगेगा। क्या लगेगा? LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यही बात बोलता है सेक्शन 45 का 1B, टैक्सेबिलिटी ऑफ हाई प्रीमियम यूलिप। ये क्लियर है? अभी खाली मेरे को सुनते जाना, फिर मैं अंदर में जाऊंगा, एकदम सड़ासड़ समझ में आ जाएगा। ठीक है? लेट अस से सिद्धार्थ असेसी इंडिविजुअल इंसान, मैंने हाई प्रीमियम यूलिप्स खरीदे हैं। ठीक है? मतलब मैंने एक यूलिप का प्लान खरीदा है। लेट अस से यूलिप ए। क्या बोला मैंने? यूलिप का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, वो सब बात है। तो मैंने यूलिप का एक प्लान खरीदा है, लेट्स कॉल इट यूलिप ए, जिसमें एनुअल प्रीमियम मैं देता हूं 3 लाख रुपए। कितना देता हूं? 3 लाख रुपए। जब मैं एनुअल प्रीमियम देता हूं तो मुझे 80C में थोड़ा अमाउंट का रिडक्शन मिल जाता है। एंड क्योंकि ये हाई प्रीमियम यूलिप है, 3 लाख है ना, 2.5 लाख के ऊपर, तो जब मैच्योरिटी पे पैसा आएगा तब मेरे पे LTCG लगेगा। क्या लगेगा? LTCG। वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उस पर क्या लगेगा? LTCG। अनदर एग्जाम्पल, ये तो इजी था। नेक्स्ट सुनो, मान लो कि मैंने 2 यूलिप खरीदे। कितने? 2 यूलिप। एक का नाम है यूलिप ए, एक का नाम है यूलिप बी। मैंने 2 यूलिप्स खरीदे, अलग अलग प्लान। यूलिप ए में मेरा एनुअल प्रीमियम होता है 2 लाख, यूलिप बी में मेरा एनुअल प्रीमियम होता है 3 लाख। ठीक है? 10 साल बाद दोनों यूलिप मैच्योर किया, मेरे को पैसा आया। यूलिप ए पे जो पैसा आएगा दैट इज एग्जेम्प्ट, दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 का 10D। वाई एग्जेम्प्ट? क्योंकि सर प्लान ए का जो एनुअल प्रीमियम था वो 2.5 लाख से कम था, तो उसमें मैच्योरिटी पे जो पैसा आएगा दैट इज एग्जेम्प्ट। लेकिन प्लान बी वाज अ हाई प्रीमियम यूलिप, एनुअल प्रीमियम 3 लाख था, 2.5 लाख से ज्यादा, तो प्लान बी में जो पैसा आएगा मैच्योरिटी पे दैट विल बी टैक्सेबल एज LTCG। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? ये बातें कहां लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 10 का 10D जो एग्जेम्पशन वाला सेक्शन है, उसी सेक्शन के नीचे इन्होंने 4th and 5th प्रोविजो घुसाया। क्या घुसाया? 4th and 5th प्रोविजो। मतलब कोई सेक्शन जब आप पढ़ रहे होते हो तो सेक्शन के अंदर एक नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है विद द वर्ड प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है प्रोविजो पैराग्राफ है, इसका मतलब भी वो एक एक्सेप्शन है। तो 10-10D बोलता है एग्जेम्प्ट, और 10-10D के नीचे 4th and 5th प्रोविजो में एक्सेप्शन है, बोला कि नो इट इज टैक्सेबल, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट इफ द एनुअल प्रीमियम इज मोर देन 2.5 लाख। जो यूलिप्स का एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर होता है, हम लोग उसको एक नाम देंगे, हम लोग उसको बोलेंगे तो सिंपली भाषा में अगर बात करें सिंपल, तो हाई प्रीमियम यूलिप के मैच्योरिटी पे आपको LTCG देना पड़ता है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है? यहां तक क्लियर है? आगे चलो पढ़ते हैं। 3 टॉपिक्स आएगा इसके अंदर। ठीक है? ये बड़ा टॉपिक है यूलिप, तो इसको मैंने 3 भाग में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? नो एग्जेम्पशन ऑफ हाई प्रीमियम यूलिप। तो पहले भाग में 2 पेज तक का है, एग्जाम्पल्स भी है इसके अंदर। उसमें मैं तुमको ये सिखाऊंगा कि कौन कौन से यूलिप एग्जेम्प्ट होंगे और कौन कौन से यूलिप नॉट एग्जेम्प्ट होंगे, टैक्सेबल होंगे। ठीक है? 2 पेज के बाद कहानी का दूसरा भाग आएगा, जहां पर हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, कि जो जो टैक्सेबल यूलिप है उनमें आप LTCG कैलकुलेट कैसे करते हो, अलॉन्ग विद एग्जांपल सीखेंगे। ठीक है? थर्ड हम लोग सीखेंगे 1 पेज का कि यूलिप में पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होता है, LTCG STCG पे टैक्स रेट कितना लगता है, वो हम सीखेंगे। तो कुल मिला के ये 5 पेज का पूरा अमेंडमेंट है। आर वी ओके विद दिस? ठीक है? ये जितने भी अमेंडमेंट्स मैं तुम लोग को सिखाता हूं ना, सैलरी में सिखाया था, अभी कैपिटल गेन में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी न्यू। Right now you will not find good explanation for them in any book or article or YouTube, कहीं नहीं मिलेगा। तो वो पूरा डिटेल में मैं ही बता रहा हूं, पूरा पानी की तरह समझ में आएगा। ओके? जस्ट फॉलो, एकदम मेरे को एकदम कॉन्सेंट्रेशन से सुनना। पहला पॉइंट क्या लिखा है? नो एग्जेम्पशन फॉर हाई प्रीमियम यूलिप। मतलब हाई प्रीमियम यूलिप पे आपको LTCG देना पड़ेगा मैच्योरिटी के टाइम पे। ये बात कहां लिखी हुई है? हाईलाइट सेक्शन 10-10D का 4th and 5th प्रोविजो में लिखा हुआ है ये। ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज यूलिप? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इट इज अ हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन
एक हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीजों की खूबियां हैं इसके अंदर, एक तो ये आपको इंश्योरेंस भी देता है प्लस ये इन्वेस्टमेंट भी है। नहीं भी मरोगे तो पैसा आएगा, मतलब जिंदा रह गए तो मैच्योरिटी पैसा आएगा, मर गए तो तुम्हारे वारिस को पैसा आएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट बात, इवन हाई प्रीमियम यूलिप में मरने पे पैसा आया तो एग्जम्प्ट है। मान लो कि तुमने हाई प्रीमियम यूलिप में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, हर साल 2.5 लाख के ऊपर प्रीमियम देते हो, मैच्योरिटी के पहले ही तुम टपक गए, पैसा किसको मिलेगा? परिवार वालों को, तो उस पर टैक्स नहीं, वो एग्जम्प्ट है। तो डेथ के केस में 4th एंड 5th प्रोविजो भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मर गए ना तो इनकम टैक्स से जीत जाओगे, ठीक है, अगर मर गए तो, तब वहां पे फिर मैच्योरिटी पे मिलने वाले पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। आर यू क्लियर ऑन दिस? तो वो लोग एग्जाम में जल्दी से मारेंगे नहीं, उनको चाहिए कि स्टूडेंट पूरा कैलकुलेशन करे, मेहनत करे, तो तुम मरने वाले नहीं हो एग्जाम में, ठीक है। ये पहले क्लियर है कि नहीं? अभी टीचर्स नोट में मैंने वही बताया कि यूलिप में जब आप हर साल इन्वेस्ट करते हो तो 80C में आपको डिडक्शन मिलता है। 80C मेरा फोकस अभी नहीं है, भूल जाओ 80C, नीचे आओ। द फाइनेंस एक्ट साल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, द फाइनेंस एक्ट 2021 हैज इंसर्टेड 4th एंड 5th प्रोविजो इन 1010D। एक तारीख बोल रहा हूं, याद रखना। सरकार ने कहा कि 1 फरवरी 2001 के पहले आपने जितने भी यूलिप प्लान में इन्वेस्ट किया है वो हमेशा एग्जेम्प्ट रहेंगे, चाहे वो लो प्रीमियम हो चाहे हाई प्रीमियम हो, क्योंकि ये जो टैक्सेबिलिटी आया कब से आया? फाइनेंस एक्ट 2001 से। तो 1 फरवरी, अप्रैल नहीं है, तारीख देख लो, 1 फरवरी 2000, अरे सॉरी 21, मैं एक कहां से लिख दिया, 1 फरवरी 2021, ठीक है। 1 फरवरी 2021 के बाद आप अगर कोई यूलिप प्लान ले रहे हो जहां एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर है, तब टैक्सेबिलिटी की बात उठेगी। तो 1 फरवरी 2021 के पहले आपने जो जो यूलिप्स लिए हैं, चाहे लो प्रीमियम चाहे हाई प्रीमियम, उन पे कोई टैक्स नहीं है। क्लियर है? तो ये बात याद रखना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो फ्यूचरिस्टिक आएंगे। मैं एक बार तुमको आइडिया दे रहा हूं। अभी क्या होगा कि थोड़ी देर बाद नीचे मैं क्वेश्चंस में ले जाऊंगा। क्वेश्चन का डेटा इस तरह से रहेगा कि आपने 1 अप्रैल 2021 को यूलिप प्लान में इन्वेस्ट किया है, तो 1 अप्रैल 2021 इज आफ्टर 1 फरवरी, तो मतलब आप नए वाले स्कीम में फॉल कर गए। अब वो लोग बोलेंगे कि ये जो यूलिप है इसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, यानी मैच्योरिटी पे टैक्स लगेगा। मैच्योरिटी 10 साल बाद होगा। मैच्योरिटी कब होगा? 10 साल बाद, मतलब 2031-32 में, समझ रहे हो? 2030-31, 2031, 10 साल बाद 2030-31 में तब मैच्योरिटी होगा, तो तब टैक्स लगेगा, आज नहीं लगेगा। कब लगेगा? तब। तो सपोज 10 साल बाद जब मैच्योर किया 2030-31-32 जब भी, तब आपको जो पैसा मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल LTCG। क्लियर है? अब उसका कैलकुलेशन कैसे होता है बाद में बताऊंगा। यहां समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे हम लोग ना तुम्हारे प्रीवियस ईयर का टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम लोग कौन से का कर रहे हैं? फ्यूचर का। अरे ये यूलिप्स वगैरह का मैच्योरिटी 5-10 साल के नीचे होता नहीं है, और ये स्कीम चालू कब हुआ है? 2021 के बाद ना। तो तुम्हारे टर्म में कहां से मैच्योरिटी होगा? इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 तो मैच्योरिटी हो ही नहीं सकता। मैच्योरिटी विल हैपन आफ्टर 5-10 ईयर्स, 2025, 26 या 30-31 में होगा। तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो फ्यूचर असेसमेंट ईयर के रहेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है। नीचे पहला पॉइंट, भाषाओं को, उसको तुम भाषा को मत पढ़ने जाना शुरू में, क्योंकि तुमको भाषा हार्ड लगेगी। मैं जो बोलूंगा बहुत सरल लगेगा, ठीक है। नॉर्मली नियम ये होता है, 1010D के अंदर, कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस वगैरह से पैसा मिलता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, देन इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। ओनली देयर इज वन कंडीशन, दैट द एनुअल प्रीमियम इज लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ अशोर्ड सम। अशोर्ड सम का मतलब होता है मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है ना, मैच्योरिटी अमाउंट, उसको अशोर्ड सम बोलते हैं। तो अगर आपका एनुअल प्रीमियम सम अशोर्ड का 10% या उसके अंदर है, तब फिर 1010D में एग्जेम्पशन है। ये कंडीशन होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, सुनो। मैं हर साल 2-2 लाख प्रीमियम देता हूं। कितना देता हूं? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। मैच्योरिटी पे मेरे को मिलेगा 25 लाख। मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा? 25 लाख। सम अशोर्ड कितना है? 25 लाख। उसका 10% बोलो, 2.5 लाख, 2.5 लाख। मैं प्रीमियम कितना दे रहा हूं? 2 लाख। 2.5 लाख के अंदर है ना, तो फिर वो 25 लाख एग्जेम्प्ट है। तो 25 लाख क्या है? एग्जेम्प्ट है, ठीक है। पढ़ो 1010D, तुम पढ़ो। Section 1010D provides exemption in respect of any sum received under a life insurance policy, including
the sum allocated by way of bonus if premium paid is within 10% of sum assured. अगर प्रीमियम का जो अमाउंट है एनुअल प्रीमियम वो मैच्योरिटी वैल्यू के 10% के अंदर है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10%, ओके। मैच्योरिटी वैल्यू सपोज आपका 25 लाख है और एनुअल प्रीमियम आप 2 लाख देते हो, तो 2 लाख इज लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ 25 लाख, तो फिर मैच्योरिटी के टाइम पे जो 25 लाख मिलेगा दैट विल बी एग्जेम्प्टेड, ओके। ये लोग बोलना चाहते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक वर्ड इन्होंने यूज किया है बोनस, मैंने पहले भी पढ़ाया है, तुम लोग को आज एक बार फिर पढ़ा देता हूं। इंश्योरेंस में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या है सुन लो। इंश्योरेंस कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो रिस्की बिजनेस है, लोग अपना रिस्क कंपनी से अंडरराइट करवा रहे हैं, अगर आपको नुकसान हो गया तो पैसा देना पड़ेगा, तो कभी इंश्योरेंस कंपनी को बहुत फायदा होता है, कभी नुकसान भी होता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज को जब बहुत ज्यादा फायदा होता है ना, तो प्रॉफिट में से जैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, वैसे ही पॉलिसी होल्डर को बोनस देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट हो गया तो फिर पॉलिसी होल्डर्स को खुश करने के लिए उनको क्या दिया जाता है, बोनस। तो लेटस से आपकी मैच्योरिटी वैल्यू थी 25 लाख और कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ 10 साल में, वो आपको 2 लाख रुपया बोनस और दे रहे हैं। कितना मिला टोटल, 27 लाख, 25 लाख सम अश्योर्ड एंड 2 लाख रुपया बोनस, तो आपको कितना मिला, 27 लाख। खुशखबरी है कि नहीं है? हम तो कल्पना करें थे हमको 25 मिलेगा, पर हमको मिला कितना, 27। गवर्नमेंट बोली दोनों एग्जाम्प्ट है, 25 भी एग्जाम्प्ट है, 2 लाख जो मिला बोनस का वो भी एग्जाम्प्ट है, 27 तक एग्जाम्प्ट है। बट कंडीशन क्या है, हरा रंग, प्रीमियम इज विद इन 10% ऑफ सम अश्योर्ड। तो आप जो प्रीमियम दे रहे थे 2 लाख, इट इज लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ 25 लाख, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो आपका 25 लाख प्लस 2 लाख बोनस का मिला के 27 तक पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। आर यू क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ये नॉर्मल 1010D है। अमेंडमेंट के पहले यही जीवन चल रहा था, यही मस्त जीवन चल रहा था, एकदम खुशखबरी। अमेंडमेंट आया, पॉइंट नंबर 2, द 4th and 5th proviso to section 1010D provides that no exemption shall be available for ULIPs issued on or after 1st February 2021 if the annual premium is more than 2.5 लाख। तो अमेंडमेंट आ गया 1010D में। 1010D में अमेंडमेंट आया, 4th 5th प्रोविजो डाला और इन्होंने क्या बोला कि अगर एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर है और ये यूलिप की पॉलिसी 1 फरवरी 2021 या उसके बाद खरीदी गई है, तो फिर मैच्योरिटी के टाइम पे जो पैसा आएगा उसमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आर वी क्लियर? एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अरे जब एग्जेम्पशन ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या मेरे को 10% ऑफ सम अश्योर्ड वाला कंडीशन चेक करना है क्या? वो जो हरे रंग में कंडीशन है वो कंडीशन तो एग्जेम्पशन के लिए है ना। और जब आप मेरे को कान पकड़ के बोल ही रहे हो कि तुम्हारा टैक्स देंगे, तब किस बात की कंडीशन? एग्जेम्पशन तो है नहीं, तो फिर कंडीशन किस बात का? टैक्स तो ले ही रहे हो, फिर क्या कंडीशन? ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4th and 5th प्रोविजो बोलता है ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021 कोई भी यूलिप प्लान अगर आप लेते हो जिसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर है, मतलब हाई प्रीमियम यूलिप है, तो फिर उसके मैच्योरिटी पे जो पैसा आएगा वो एग्जेम्प्ट नहीं है। ओके विद दिस? नेक्स्ट, एक बार मैं थ्योरी की तरह पढ़ा देता हूं, फिर मैं इसका सम्स करा दूंगा, तुमको एकदम लॉलीपॉप लगेगा, ठीक है। बातचीत करें क्या? मार्किंग कर लिया? पॉइंट नंबर 3 के बगल में लिखो एग्जाम्पल 1 2 और पॉइंट नंबर 4 के बगल में लिखो एग्जाम्पल 3। मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, ठीक है। एक बार बैठ जाता हूं मैं। ओके, बहुत जबरदस्त, ठीक है, हो गया। मेरी बात को सुनना। लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल।
ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। सचिन हैज ओनली वन यूलिप, सचिन ने एक यूलिप में इन्वेस्ट किया है। लेट्स कॉल इट प्लान ए या यूलिप ए, सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस ऑफ 10-10D। ठीक है, डिटरमाइन द एग्जेम्पशन ऑन मैच्योरिटी इन द ईयर 30-31। बोलता है लेट्स से कि जब मैच्योरिटी होगा 30-31 में, तब बताइए कि क्या एग्जेम्पशन होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे डेटा बताओ, तो डेटा दिया उन्होंने। एनुअल प्रीमियम कितना है? लेस देन 2.5 लाख है। एनुअल प्रीमियम तो सर लेस देन 2.5 लाख है। तो ये तो हाई प्रीमियम यूलिप नहीं है, ये कौन सा यूलिप है? एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से कम को हम लोग बोलेंगे लो प्रीमियम यूलिप, और लो प्रीमियम यूलिप में 4th एंड 5th प्रोविजो लगता ही नहीं है। लो प्रीमियम यूलिप में मैच्योरिटी पे जो पैसा आएगा दैट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये तो एग्जेम्प्ट होगा, मेरे को पहले से मालूम है, फिर भी पूरा पढ़ लेते हैं। सम अश्योर्ड कितना? 20 लाख, और मैच्योरिटी पे आपको मिला कितना? 22 लाख। कैसे मिला? जब 20 लाख का सम अश्योर्ड था तो 22 कैसे मिला? 2 लाख क्या है? बोनस है। समझ गए ना? ये सब बातें बोलने की जरूरत नहीं, ये खुद के लिए कि भाई 20 लाख का सम अश्योर्ड था पर 22 मिला बिकॉज 2 लाख का बोनस है। व्हाट इज बोनस? इंश्योरेंस कंपनी को जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड देता ही है, और हमें पॉलिसी होल्डर को क्या देता है? बोनस, और उसकी वैल्यू और ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ओके। तो ये जो आपको 22 लाख रुपए मिले, 20 लाख प्लस 2 लाख 22 लाख, ठीक है, ये टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? सर एग्जेम्प्ट है, बिकॉज ये लो प्रीमियम यूलिप है। तो आंसर वेदर एग्जेम्प्ट और नॉट अंडर 10-10D, आंसर एग्जेम्प्टेड। इजी। ओके, नेक्स्ट सवाल। Sachin has only one ULIP, ULIP A, satisfying all the conditions of 10-10D। ठीक है, मैं एक बार फिगर्स थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। हाँ करो करो, फिगर चेंज करो। ठीक है, 26 एंड 28 लिख दो, 20-22 काट के। ओके ओके, सबको बातचीत करें। ठीक है, तो फिर से सचिन के पास एक ही प्लान है, यूलिप ए। क्वार्टरली प्रीमियम क्या है? 65,000। 65,000 क्वार्टरली प्रीमियम है, तो एनुअल कितना होगा? इंटू 4, 2,60,000। एनुअल प्रीमियम तो फिर इंटू 4 हो गया, 65,000 4, 2,60,000, 2.5 लाख से ज्यादा है। तो ये कौन सा प्रीमियम है? ये हाई प्रीमियम यूलिप है। अगर ये हाई प्रीमियम यूलिप है तो मैच्योरिटी पे एग्जेम्पशन होगा क्या? नहीं, नॉट एग्जेम्प्टेड। तो जो भी पैसा आएगा वो पूरा टैक्सेबल। ठीक है, सम अश्योर्ड कितना है? 26 लाख। मिला कितना लेकिन? 28 लाख। तुमको ज्यादा क्यों मिल रहा है बार बार? बोनस। सर 26 लाख पे 2 लाख का बोनस जोड़ के 28 लाख मिला। ये 28 लाख एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है? सर टैक्सेबल, बिकॉज ये हाई प्रीमियम यूलिप है। खत्म तो करने थे। ठीक है, तो क्योंकि एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है तो इट्स हाई प्रीमियम यूलिप। हाई प्रीमियम यूलिप में अकॉर्डिंग टू 4th प्रोविजो एग्जेम्पशन नहीं होता। अरे एग्जेम्पशन नहीं होता मतलब टैक्स लगेगा। क्वेश्चन ये है कि 28 लाख पे टैक्स कितना? आपको मिला कितने हाथ में? 28 लाख, और आप बोल रहे हो एग्जाम नहीं है, टैक्स लगेगा। सो ऑब्वियसली देयर इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड, सर हाउ मच टैक्स? तो हाउ मच टैक्स वो हम लोग अगले टॉपिक में सीखेंगे, अभी फिलहाल सिखा रहा हूं एग्जाम नॉट एग्जाम्प्ट। ठीक है, हाउ मच टैक्स वो भी इजी है, वो अगले टॉपिक में आएगा, अगले पेज से। क्लियर है यहां तक? पीछे चलते हैं। 4th प्रोविजो तो क्लियर है सर हमको, अभी 5th प्रोविजो में क्या लिखा है वो सिखाओ। ये रहा 5th प्रोविजो। ठीक है, 5th प्रोविजो के लिए एग्जाम्पल 3 मैं जाऊंगा उसमें, पहले 5th प्रोविजो पढ़ते हैं।
द फिफ्थ प्रोविजो डील्स विद द सिचुएशन वेयर द असेसी हैज परचेज्ड मल्टीपल यूलिप प्लान्स, मतलब आपने एक यूलिप प्लान ही मल्टीपल प्लान्स में इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। मान लो मैं मिस्टर सिद्धार्थ, मैंने 4 अलग अलग यूलिप प्लान में इन्वेस्ट किया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ठीक है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मैंने 4 अलग अलग प्लान में इन्वेस्ट किया, मतलब 4 अलग अलग पॉलिसी ले सकता हूं कि नहीं? अरे मेरा मर्जी, मैं जीवन में कितनी पॉलिसी लूं, बार बार मरूंगा, ठीक है। मैंने 4 बार लिया, 4 यूलिप प्लान लिया है, ठीक है। सब मैंने कब लिया है? ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021। पर मैंने एक स्मार्ट काम किया। क्या किया मैंने? मेरे चारों प्लान में जो एनुअल प्रीमियम है अलग अलग, वो 2.5 लाख के नीचे है, ठीक है। वो कितना है? 2.5 लाख के नीचे है। जैसे एग्जांपल, प्लान ए में मेरा प्रीमियम है 1 लाख, फिगर्स याद रहेगा ना बोलने पैसे। प्लान ए में, क्योंकि मैं खुद भूल जाऊंगा फिगर, तो तुम याद रखना। प्लान ए में मेरा एनुअल प्रीमियम है 1 लाख, प्लान बी में है 1.5 लाख 1.5 लाख, प्लान सी में है 2 लाख और प्लान डी में है 2.5 लाख, ठीक है। 1, 1.5, 2, 2.5। इन ऑल द 4 केसेस कभी भी 2.5 पार हुआ है क्या इंडिविजुअली? नहीं। तो फोर्थ प्रोविजो में तो चारों बच जाएंगे। अगर असेसी इस तरह का श्याणा काम करेगा तब तो चारों प्लान 2.5 लाख के नीचे वाले हैं, 2.5 लाख के अंदर है ना, तो चारों के मैच्योरिटी पे जो पैसा आएगा फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। गवर्नमेंट बोला कि तुम्हारा श्याणापंथी को हटाने के लिए आई हैव इंसर्टेड वन मोर प्रोविजो कॉल्ड फिफ्थ प्रोविजो। फिफ्थ प्रोविजो बोलता है कि अगर आपके बहुत सारे प्लान्स हैं, मिलाकर अगर 2.5 लाख पार कर गया, मिलाकर अगर एनुअल प्रीमियम टोटल 2.5 लाख पार कर गया, तो 2.5 लाख तक का जितना है वो तो हम छोड़ देंगे, उसके ऊपर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मतलब है इसका सर? मैं बता रहा हूं तुमको इसका क्या मतलब है। मेरे पास 4 प्लान है, फिगर्स तुम लोग को मालूम है ना, मैं एक बार रफ में लिख देता हूं, मेरे को बताना फिगर्स। तो अरे हो जा, ये रफ है, डोंट राइट। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी, 4 अलग अलग यूनिट में इन्वेस्ट किया। फिगर्स कितना है बोलो तो? 1 लाख, 1.50, 2, इंडिविजुअली तो सब 2.5 लाख के अंदर है, तो फोर्थ प्रोविजो में बच जाएंगे, पर फिफ्थ प्रोविजो में फंस जाएंगे। फिफ्थ प्रोविजो बोलता है मिला के कितना हो रहा है, जोड़ के बताओ। अरे जोड़ के बताओ कितना हो रहा है? 7 हो रहा है, परफेक्ट, 7 लाख। तो जोड़ के तो 7 लाख हो गया, विच इज मोर देन 2.5 लाख। तो फिफ्थ प्रोविजो बोलता है 2.5 लाख तक छोड़ देंगे। अभी समझना थोड़ा, ठीक है। फिफ्थ प्रोविजो बोलता है जोड़ के 2.5 लाख पार हो रहा है ना, तो 2.5 लाख तक छोड़ देंगे, उसके ऊपर जो टैक्सेबल। ये बात समझ में नहीं आया कि 2.5 लाख तक छोड़ देंगे। इसका मतलब मेरे पास चॉइस है, मैं चाहूं तो प्लान ए प्लस प्लान बी का प्रीमियम मिला के कितना हो रहा है? 2.5 लाख हो रहा है। तो मैं चाहूं तो प्लान ए और प्लान बी में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूं। फिर कौन सा मेरा प्लान टैक्सेबल होगा? सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन 1। इन्होंने बोला 2.5 लाख तक छोड़ देंगे, मिला के अगर 2.5 लाख पार हो रहा है तो 2.5 लाख तक छोड़ देंगे, उसके बाद टैक्सेबल। तो 2.5 लाख तक छोड़ दोगे का मतलब उन प्लान्स को जिनका टोटल मिला के 2.5 लाख के अंदर है उनको छोड़ देंगे। तो ऑप्शन 1 है प्लान ए और प्लान बी का मिला के 2.5 लाख के अंदर हो रहा है, 2.5 लाख। तो मैं चाहूं तो प्लान ए प्लान बी पे एग्जेम्पशन ले लूं और प्लान सी प्लान डी टैक्सेबल। अनदर ऑप्शन, प्लान सी का प्रीमियम कितना है? तो मैं चाहूं तो प्लान सी में सिर्फ एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, प्लान सी तो अकेला ही 2 लाख का है, उसके साथ कोई को भी जोड़ पाओगे क्या? जोड़ते ही 2.5 पार कर जाएगा। मैं समझ रहे हो मेरा? आई कैन नॉट क्रॉस 2.5 लाख। तो प्लान सी तो अकेले 2 लाख का है और किसी को जोड़ते हो तो 2.5 पार हो जाएगा। तो प्लान सी अकेला, या तो उसमें एग्जेम्पशन ले लूं, या फिर ऑप्शन 3 प्लान डी कितने का था? 2.5 लाख। तो मैं चाहूं तो प्लान डी में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूं। अब प्लान डी तो अकेला ही 2.5 लाख का, उसमें और कोई जुड़ेगा नहीं। तो मेरे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? 1, 2, 3। फिफ्थ प्रोविजो बोलता है अगर मिला के आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख पार कर रहा है तो जितनी भी यूलिप्स हैं जिनका मिला के 2.5 लाख के अंदर है उन पे आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, बाकी का टैक्सेबल। तो मेरे केस में 3 ही ऑप्शन थे,
प्लान ए प्लस बी का मिला के मैं ले सकता हूं, या प्लान सी का ले सकता हूं, या प्लान डी का ले सकता हूं। यही 3 ऑप्शन है, इसमें मैं एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूं, बाकी फिर टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे अगर मैं ऑप्शन 1 में गया तो प्लान ए प्लान बी के मैच्योरिटी पे जो पैसा आएगा एग्जेम्प्ट, प्लान सी प्लान डी से जो पैसा आएगा टैक्सेबल। अगर मैं ऑप्शन 2 में गया तो प्लान सी से जो पैसा आएगा एग्जेम्प्ट, प्लान ए बी डी से जो आएगा टैक्सेबल। अगर मैं ऑप्शन 3 में गया तो प्लान डी से जो पैसा आएगा एग्जेम्प्ट, प्लान ए बी सी से जो आएगा टैक्सेबल। एक स्टूडेंट तुरंत उठ के बोलता है सर आई हैव एन ऑप्शन 4 ऑल्सो, और उसकी बात मैं तुमको बताऊंगा तुमको हंसी आएगा। वो स्टूडेंट बोलता है सर मेरा ऑप्शन 4 है ओनली प्लान है, क्योंकि ओनली प्लान है भी तो 1 लाख रुपए का है ना, 2.5 लाख के नीचे। ठीक है, ये स्टूडेंट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बोलूंगा अगर तुम ऑप्शन 4 में जाना ही चाहते हो कि सिर्फ प्लान ए पे एग्जेम्पशन करना चाहते हो, तो व्हाई डोंट यू गो फॉर ऑप्शन 1, ए के साथ बी फ्री है। केवल ए पे या केवल बी पे क्यों लेंगे? किसी के दिमाग में अगर आता है कि सर हम सिर्फ प्लान ए या प्लान बी पे लेंगे, क्यों लेंगे? हम चाहें तो दोनों पे ले सकते हैं ना, बिकॉज दोनों का मिलाकर 2.5 के अंदर, तो अब दो एग्जेम्पशन क्लेम करो ना, एक क्यों कर रहे हो? तो अल्टीमेटली लॉजिकली मेरे पास 3 ऑप्शंस है। अब कौन सा ऑप्शन मैं चुनूंगा वो मेरी मर्जी, असेसी की मर्जी। ठीक है, 5th प्रोविजो समझ में आ रहा है? 5th प्रोविजो बोलता है अगर बहुत सारे प्लान ले रखे हो जिनका मिलाकर 2.5 लाख क्रॉस हो रहा है, तब वो प्लान्स जिनका टोटल 2.5 लाख के अंदर है उस पर आप एग्जेम्पशन ले सकते हो और बाकी प्लान्स पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आर वी ओके विद दिस? ये चीज की ड्रॉ नहीं करना बिकॉज इस पे एग्जाम्पल 3 है ना मेरा, पढ़ो तो। द 5th प्रोविजो डील्स विद फलाना एंड ढिमका, पढ़ लिया। चलो एग्जाम्पल 3 में आओ। सचिन ने 4 प्लान्स अलग अलग हैं उनमें इन्वेस्ट किया, ए बी सी डी, सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस ऑफ 10-10 डी। ठीक है, इन चारों प्लान का एनुअल प्रीमियम आप देखो। रुक जाओ प्लीज, ये इलस्ट्रेशन बहुत सुंदर है, इजी है, लेकिन अगर तुम डायरेक्टली अटैक मारे गड़बड़ हुआ तो फिर मेरा रिस्क नहीं है। मैं समझा रहा हूं, हड़बड़ी नहीं करना है। हाँ, पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है? एनुअल प्रीमियम। एक बार अकेले में सबका एनुअल प्रीमियम देखो कि कोई का 2.5 लाख पार हो रहा है क्या? तो इसका तो अकेले 2.5 लाख पार कर रहा है, तो भाई ये तो टैक्सेबल होगा ही, इसमें तो आपको एग्जेम्पशन मिलना ही नहीं है, ये तो अकेला ही 2.5 लाख के ऊपर है। ठीक है, वहां लिख दो नीचे टैक्सेबल। प्लान डी से तो जो भी पैसा मैच्योरिटी पे आएगा, मैच्योरिटी पे कितना आएगा? यहां पे देखो, उधर 40 लाख दिख रहा है तुमको? तो प्लान डी में तो एनुअल प्रीमियम ही 3 लाख था, 2.5 लाख से ऊपर, तो प्लान डी के मैच्योरिटी पे 40 तक जब आएगा तो वो फुल्ली टैक्सेबल। अब उसका टैक्स कितना आएगा, एलटीसीजी कितना होगा, वो बात की बात है, वो मैं सिखाऊंगा। क्लियर? तो अब अपना फोकस करो इन 3 प्लान पे। कौन सा? ए बी सी। सर ए बी और सी का इंडिविजुअली जो प्रीमियम अमाउंट है वो 2.5 लाख के अंदर है, तो ऐसे तो इन तीनों में ही एलिजिबिलिटी है। आप तीनों में से 1 या 2 का कॉम्बिनेशन चुन सकते हो फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन। ठीक है, एलिजिबल एलिजिबल एलिजिबल, यस यस यस, इंडिविजुअली दे आर एलिजिबल, बट कंबाइन करके तो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि प्लान ए बी सी अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो कितना हो रहा है? 4 लाख। अगर प्लान ए बी सी तीनों का प्रीमियम जोड़ दूं तो कितना हो रहा है? 4 लाख। तो 5th प्रोविजो बोलता है अगर मिला के 2.5 लाख पार हो रहा है तो टैक्सेबल। तो 5th प्रोविजो बोलता है 2.5 लाख तक बच सकते हो। अब तुम इन तीनों प्लान को देख के 2.5 लाख का कॉम्बिनेशन बिठाओ, क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा? प्लान ए प्लान बी मिला के 2.5 लाख, या तो हम ऑप्शन 1 आई कैन गो फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन इन प्लान ए प्लान बी, या फिर ऑप्शन नंबर 2 प्लान ए प्लान सी, प्लान ए प्लान सी, उनका भी मिला के 2.5 लाख है, आई कैन क्लेम एग्जेम्पशन। कैन यू कंबाइन बी एंड सी? नो, बी का 1.5 लाख, सी का भी 1.5 लाख जोड़ के 3 लाख, तो वो तो हो नहीं सकता। तो ओनली 2 कॉम्बिनेशंस आर देयर जहां आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, सो देयर आर 2 ऑप्शंस। ऑप्शन 1 कि आप ए और बी में एग्जेम्पशन ले लो, या फिर ऑप्शन 2 आप ए और सी में ले लो। अब दोनों ऑप्शन में से कौन सा बढ़िया ऑप्शन है, दैट आई हैव टू डिसाइड। ठीक है, यहां पे सॉल्यूशन जो है ना थोड़ा टेक्निकली किया गया है। मैं तुमको एक सस्ता तरीका सिखाऊंगा, एकदम कॉमन सेंस इजी तरीका। ठीक है, ये सॉल्यूशन में ना मतलब मेरा ही बनाया हुआ सॉल्यूशन है, पर ये थोड़ा टेक्निकल बना दिया मैंने इसको ज्यादा ही।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट घुसा के, जरूरत नहीं थी, कॉमन सेंस से निकाल लेंगे। अभी देखो जरा, एक बार ऊपर चेक करके मेरे को बताना, पॉइंट नंबर क्या पेज क्या है इसका, हाँ 48, ऊपर मेरे को पॉइंट नंबर सी चेक करके बताना कि प्लान ए से आपको कितना पैसा मिला मैच्योरिटी पे, प्लान बी से कितना मिला टोटल, फिर नीचे जो प्लान ए से मिला 22 लाख और प्लान सी से कितना मिला। आपको क्या एग्जामिशन लेने की इच्छा है, 52 की 51? ज्यादा एग्जामिशन लोगे कि कम लोगे? ज्यादा लेंगे सर, ठीक है, तो यू शुड गो फॉर ऑप्शन नंबर 1, तो यू शुड गो फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लान ए और प्लान बी में आप एग्जामिशन क्लेम कर लो, तो आपको सिर्फ प्लान सी और प्लान डी पे मैच्योरिटी पे जो पैसा आएगा केवल उस पर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एकदम सस्ता तरीका है। महंगा तरीका अगर सीखना है तो वो भी अंदर मैंने लिख के दिया है, यील्ड वील्ड निकाल के, जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो अब हम लोग को फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉप, ये हो गया लिखना मैडम। अब हम लोग को फर्स्ट पार्ट तो सर एकदम क्लियर हो गया अच्छी तरह से। ये जो फर्स्ट पार्ट मेरा क्या था, टॉपिक नंबर ए, कि एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। फोर्थ प्रोविजो इज अबाउट कि जब आपके पास एक ही प्लान है जो आपने फरवरी 21 के बाद खरीदा है, तो एक ही प्लान के केस में अगर एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपका टैक्स लगेगा। जब मल्टीपल यूलिप्स आपने खरीदे हैं फरवरी 21 के बाद, तो मल्टीपल यूलिप्स का अगर मिलाकर एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख के पार है, तो कुछ यूलिप प्लान्स जिनका जोड़ के 2.5 लाख के अंदर है, वहां पे आप एग्जेम्पशन क्लेम कर लो, बाकी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये बात लिखा हुआ है फिफ्थ प्रोविजो में। सो हम लोग फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोविजो हमारा क्लियर है। हाँ, अगर आप मर गए तब आपके ऊपर फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोविजो नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट, ठीक है। हाई प्रीमियम यूलिप में एग्जेम्पशन मिल सकता है क्या? कभी कभी हाँ, मरने पे मिल सकता है। ऐसे तो हाई प्रीमियम यूलिप पे एलटीसीजी है, लेकिन मरोगे तो एलटीसीजी नहीं है। यू शुड बी थैंकफुल टू गवर्नमेंट अबाउट दिस, ओके, कि मरने पे तो कम से कम छोड़ दिया। हर बार मरने पे नहीं छोड़ते हैं, कई बार मरने पे लीगल एड से पैसा ले लेते हैं, ठीक है, इस बार छोड़ दिया मरने पे, ठीक है, डन। दैट वाज द फर्स्ट थिंग, ये पहला टॉपिक हमने किया। अब हम ये समझ गए क्या एग्जेम्पशन है और क्या टैक्सेबल। जब टैक्सेबल पता चल गया, तब अब टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो तो सीखना है। टॉपिक बी क्या लिखा है, पढ़ो। टैक्सेशन ऑन सम रिसीव्ड फ्रॉम हाई प्रीमियम यूलिप। जब यूलिप मैच्योर करेगा 10 साल बाद जब भी, तब आपको सम अश्योर्ड प्लस बोनस मिलेगा। तब वहां पे आप एलटीसीजी कैसे कैलकुलेट करोगे वो अब मैं सिखाऊंगा, और बहुत इजी है, मतलब वेरी वेरी इजी। यहां कोई इंडेक्सेशन फिंडेक्सेशन का ड्रामा नहीं है। इन्होंने एलटीसीजी कैलकुलेट करने के लिए नया फॉर्मेट दिया, लिसन केयरफुली। अब तक इतना दिन हो गया तुम लोग कैपिटल गेन्स पढ़ाते हुए, मैं हमेशा एक ही बात बोला हूं कि एलटीसीजी कैलकुलेट करने के लिए एक ही फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है? एफवीसी माइनस एक्सपेंस माइनस इंडेक्स कॉस्ट माइनस इंडेक्स कॉस्ट इंप्रूवमेंट ग्रॉस एलटीसी, हमेशा ही सीखे। इस चीज में इन्होंने अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया। इन्होंने एक रूल निकाला जिसका नाम है रूल 8AD। ये भी नया आया है, अमेंडमेंट है। क्या है रूल? रूल 8AD। इन्होंने बोला हाई प्रीमियम यूलिप के मैच्योरिटी पे जो एलटीसीजी निकलता है उसका फॉर्मेट अलग है। वहां हम लोग एफबीसी माइनस इंडेक्स कॉस्ट वाली भाषा नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं पाएंगे। यूलिप का कॉस्ट क्या है? जो हर बार हम प्रीमियम दिए, हम एक बार में प्रीमियम दिए कि हर साल दिए? हर साल दिए। सपोज 10 साल का यूलिप प्लान है तो आपने तो हर साल दिया है, तो यू डोंट हैव अ सिंगल कॉस्ट, यू हैव 10 डिफरेंट कॉस्ट। हर साल प्रीमियम दिए हो, ठीक है। एफबीसी का मतलब क्या होता है? सेल वैल्यू। यहां पे सेल तो हो नहीं रहा, यहां पे तो मैच्योरिटी पे पैसा आ रहा है प्लस बोनस आ रहा है, तो बोला फॉर्मेट चेंज। यहां फॉर्मेट अलग है। यहां फॉर्मेट कहां दिया हुआ है? रूल 8AD, ठीक है। नाउ रूल 8AD के अनुसार फॉर्मेट ये है, बट आई एम टेलिंग यू ये फॉर्मेट पढ़ने का आवश्यकता नहीं होगा। मैंने इसके ऊपर एक सुंदर सा सम्स बना रखा है।
सम्स देखोगे फॉर्मेट ऑटोमेटिक अंदर से आएगा और फिर बोलोगे क्या बकवास फॉर्मेट था। मतलब ये वही बात हो गई कि सिखाना बहुत मामूली सा चीज है, पर उसको बड़ा कॉम्प्लिकेट करके बताया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को एकदम सिंपल बोलना चाहिए था 2 + 2 4, और गवर्नमेंट ने वो सिंपल नहीं करके बड़ा कॉम्प्लिकेट करके एक ऐसा लंबा सा फॉर्मेट बना के पकड़ा दिया तुमको। वी डोंट नीड दिस फॉर्मेट, कॉमन सेंस से निकलेगा, एकदम कॉमन सेंस है, ठीक है। यहां इंडेक्सेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहां इंडेक्सेशन नहीं किया जाएगा, स्ट्रेट अकाउंट्स की तरह आया इतना गया इतना, मेरा एलटीसीजी इतना, एकदम कॉमन सेंस से सुन लो, एकदम कॉमन सेंस है। मेरे हाथ में पैसा कितना आया, मैच्योरिटी जब होगा 10 साल बाद 30, 31, 32 में, मेरे हाथ में पैसा कितना आया, सम अश्योर्ड प्लस बोनस, मेरे हाथ में पैसा कितना है, सम अश्योर्ड प्लस बोनस, ये आया। गया कितना, 10 साल का प्रीमियम माइनस करो, जो आया आंसर वही एलटीसीजी है। सो सिंपल, पूरा अकाउंट्स का ज्ञान। अकाउंट्स में कोई इंडेक्सेशन नहीं होता, सीधा कैश फ्लो बोलते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो क्या है, सम अश्योर्ड प्लस बोनस, आउटफ्लो कितना है, द टोटल प्रीमियम पेड टिल नाउ, दैट गिव्स यू योर एलटीसीजी। अब उसी मामूली से चीज को एकदम कॉम्प्लिकेट करके इन्होंने फॉर्मेट्स बनाए हैं, ठीक है। लेट्स सी, ये अगले पेज में इलस्ट्रेशन आ गया, एकदम सरल है, खाली मेरे को फॉलो करना, ठीक है। सचिन ने 2 यूलिप्स खरीदे थे, सचिन ने 2 यूलिप्स खरीदे हैं, कब खरीदे सर, तारीख देखो ग्रीन कलर, (2021) 1 अप्रैल, तो आफ्टर 1 फरवरी खरीदा है ना। 2 यूलिप खरीदा है। यूलिप, फर्स्ट वाले यूलिप का एनुअल प्रीमियम कितना है, 1 लाख, तो 2.5 लाख के नीचे है। मैच्योरिटी पे जो भी पैसा आएगा वो एग्जेम्प्ट, लिख दो, यूलिप ए के नीचे लिखो एग्जेम्प्ट। अरे अगर यूलिप ए एग्जेम्प्ट है तो उसमें आप एलटीसीजी कैलकुलेट करोगे क्या, नहीं, एग्जेम्प्ट है सर, तो किस बात का एलटीसीजी, ओके। सेकंड वाला यूलिप का एनुअल प्रीमियम कितना है, 3 लाख। सेकंड वाले यूलिप का एनुअल प्रीमियम कितना है, देख के उधर 3 लाख, 2.5 लाख क्रॉस हो रहा है। तो मैच्योरिटी पे जो पैसा आएगा वो एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है, टैक्सेबल है सर। तो टैक्सेबल है तो हम लोग एलटीसीजी निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, निकालेंगे। अब यहीं पे तो मुझे सिखाना है कि टैक्सेबल है तो टैक्सेबल कितना, मतलब हाउ मच इज एलटीसीजी, तो एकदम कॉमन सेंस है। सुनना मेरी बात को प्लीज, एकदम ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, पूरा आराम से होगा, कोई टेंशन नहीं है। ये यूलिप बी जो है, ये आपने प्लान कब खरीदा है, 1 अप्रैल 2021 को। इसका पूरा टेनर है 10 साल का, 10 साल बाद यानी 31 मार्च 2031 में मैच्योरिटी होगा। लेकिन ये वाला जो प्लान है, इस प्लान में बोला गया है कि हाफ हाफ करके मैच्योरिटी है। हाफ हाफ करके मैच्योरिटी मतलब 5 साल बाद आपको कुछ पैसा मिलेगा, फिर बैलेंस आपको 5 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। तो ये प्लान चालू कब हुआ, 2021 में। 2026 में, 2026 में उन्होंने आपको दिया इतना रुपया, ठीक है, ओके। 2026 में उन्होंने आपको कितना पैसा दिया, 16 लाख एंड 3 लाख क्या है, बोनस, ठीक है, इतना पैसा दिया। तो 2026 में यू गॉट 19 lakhs एंड टिल 2026 यू हैव पेड 5 times प्रीमियम, 5 साल प्रीमियम दिए हो, तो एनुअल प्रीमियम कितना है, 3 लाख, तो 5 साल का कितना, 15 लाख। हर साल 3 लाख का प्रीमियम है, तो 5 साल का 15 लाख।
तो 2026 में मुझे मिला कितना? 19 लाख। मेरा जा कितना चुका है? 15 लाख। बचा कितना? 4 लाख। वही है मेरा LTCG। क्या इसमें हार्ड क्या है? 2026 में मुझे आप 16 + 3 19 लाख दे रहे हो, ठीक है, और 2026 तक मैं प्रीमियम कितना दे चुका हूं? 3 लाख इंटू 5 साल 15 लाख। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 19 लाख माइनस 15 लाख इक्वल टू 4 लाख। तो LTCG 4 लाख है। ये रहा। ठीक है, 2026 में मेरा प्रॉफिट कितना है? 4 लाख का। कोई इंडेक्सेशन कुछ नहीं। पैसा आया कितना? 16 + 3 19 लाख। पैसा गया कितना? 3 लाख इंटू 5 15 लाख। 19 माइनस 15 4 लाख का LTCG। अब 4 लाख के LTCG पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। कितना रेट ऑफ टैक्स होगा? व्हाट विल बी द रेट ऑफ टैक्स? इसके लिए रेट ऑफ टैक्स 4 अलग अलग कैटेगरी का है, 10%, 15%, 20%, 30%। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ यूलिप इट इज। वो मैं पढ़ाऊंगा, वो तीसरा टॉपिक होगा, ठीक है। तो कितना टैक्स रेट है वो बाद में आएगा। नेक्स्ट सुनो, फाइनली जब ये फुल मैच्योर कर गया, कब फुल मैच्योर कर गया ये? 2031 में। तब हम लोग को मिला बैलेंस, नॉट 44 लाख नहीं मिला, 44 लाख इज द क्यूमुलेटिव वैल्यू। 44 में से 19 लाख तो पहले मिल चुका है ना। अल्टीमेट क्यूमुलेटिव वैल्यू कितना है? 40 + 4 44 लाख। आउट ऑफ दैट 19 लाख तो मिल ही चुका, तो फ्रेश कितना मिला वो बताओ? 44 - 19 25 लाख फ्रेश मिला है। 25 लाख फ्रेश पैसा मिला। और तुम अब तक नेक्स्ट 5 सालों में 2027 से 2031 तक कितना प्रीमियम दे दिए? 15 लाख। तो फायदा कितना हुआ? 25 लाख माइनस 15 लाख 10 लाख। दो 2021 से 2026 के बीच में 5 साल तक तुम कितना प्रीमियम दे चुकी हो? 3 लाख हर साल देती हो, तो 2021 से 2026 5 साल में कितना प्रीमियम दे दी? 15 लाख रुपया गया, पैसा गया मतलब माइनस। माइनस को अपने ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? ओके। 2026 में आपको मिला कितना? 19 लाख। 16 + 3 19 लाख। तो 19 लाख मिला और 15 लाख दे चुके, तो प्रॉफिट कितना? 4 लाख। तो योर आंसर इज LTCG इक्वल टू 4 लाख। ओके सर। नेक्स्ट 2031 में आपको कितना पैसा मिला? अब इनके बोलने का स्टाइल गलत है। 2031 में आपको 25 लाख ही मिल रहा है, पर ये लोग ना 25 लाख नहीं देंगे, ये लोग जोड़ के बताएंगे। ये लोग 25 लाख में ना जो पहले 19 लाख मिल चुका है ना, वो जोड़ के बताएंगे 44 लाख। तो उसीलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो। मिला 44 नहीं है, 44 के बगल में लिखा हुआ है, देखो ना इधर, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में जो पहले मिला था प्लस जो अभी मिला, मिलाकर जोड़ के इतना। तो आपको एक्चुअली 2031 में 44 नहीं मिल रहा है, 44 तो वो 19 जोड़ के है। तो 19 को माइनस करके हटाओ, कितना नया मिला वो बताओ। नया सर मिला है 44 - 19 25 लाख। तो दोनों बार जोड़ दो, 19 + 25 मिला के कितना हो रहा है? 44। अब आप देखो 2031 में आपको फ्रेश मिला 25 लाख, और यहां 2026 से 2031 तक आप कितना पैसा और दे चुके? 15 लाख। 3 लाख इंटू 5 साल, तो 25 लाख फ्रेश आया और फ्रेश गया कितना? 15 लाख। तो फायदा कितना हुआ? 10 लाख। 25 - 15 10 लाख। अब ये ज्ञान एकदम सिंपल है, पर इसको लोग जिस तरह से लिख के देते हैं ना, सब में पूरा हिला के रख देते हैं, बाप रे कितना हार्ड लग रहा है, जबकि है एकदम लल्लू चीज। यहां तो इंडेक्सेशन का मेहनत भी नहीं है। प्लस माइनस कब से हार्ड हो गया? इंटू और डिवाइड हार्ड होता है, यहां तो इंटू है ही नहीं, इंडेक्सेशन भी नहीं करना मेरे को। वी आर क्लियर विद दिस? LTCG कैलकुलेट कैसे होता है? नेक्स्ट, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, स्टूडेंट लोग को मालूम भी नहीं है कि बोनस क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस पे।
तो बोनस का मतलब क्या होता है, उनको सुपर प्रॉफिट हुआ तो जैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, पॉलिसी होल्डर को बोनस देते हैं उसको खुश करने के लिए, तो सम अश्योर्ड से ज्यादा मिलता है आपको बल्कि। अब थर्ड टॉपिक यूलिप में ही, व्हाट इज द टैक्स रेट ऑन यूलिप, व्हाट इज द टैक्स रेट ऑन यूलिप। 4 तरह के अलग अलग टैक्स रेट हैं। चार तरह के अलग अलग टैक्स रेट्स हैं, ठीक है। यूलिप के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है वो मैं बता दूं। पीरियड ऑफ होल्डिंग सुनो, म्यूचुअल फंड याद है, म्यूचुअल फंड जुल्म, बुल, अमूल याद है। म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड के लिए 12 महीना होता है, जबकि म्यूचुअल फंड डेट ओरिएंटेड के लिए 36 महीना होता है, या ऐसा ही कुछ है। हाई प्रीमियम यूलिप विच इज इक्विटी ओरिएंटेड, उसके लिए कितना है पीरियड ऑफ होल्डिंग, 12 महीना। जबकि हाई प्रीमियम यूलिप डेट, हाई प्रीमियम यूलिप डेट ओरिएंटेड है तो सीधा नीचे, 12 महीने के बाद 24 नहीं, सीधा नीचे कितना 36 मंथ्स। लो प्रीमियम यूलिप के लिए, लो प्रीमियम यूलिप के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होता है 36 मंथ्स। अब एक स्टूडेंट का डाउट आएगा, सर टैक्सेबिलिटी तो हाई प्रीमियम यूलिप्स का होता है ना, लो प्रीमियम यूलिप तो एग्जेम्प्ट होता है, यही तो अपने सीखे। लो प्रीमियम मतलब जिसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख के अंदर है, तो लो प्रीमियम यूलिप्स तो सर एग्जेम्प्ट होते हैं। अभी अभी पढ़ाया आपने, द 4th and 5th प्रोविजन दे वर अबाउट हाई प्रीमियम यूलिप। जब लो प्रीमियम यूलिप एग्जेम्प्ट होता है, उसमें कैपिटल गेन्स होता ही नहीं है, तो व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट पीरियड ऑफ होल्डिंग, दैट्स अ डाउट। तो रुक जाओ, दिमाग लगाओ। 5th प्रोविजो क्या था कि आपने मल्टीपल प्लान खरीदा है जिसका इंडिविजुअली कीमत भले 2.5 लाख के अंदर पर मिला के 2.5 लाख के पार है। तो अगर आपने मल्टीपल प्लान खरीदा है, लेट अस से ऑल ऑफ देम आर लो प्रीमियम, बट अगर मिला के 2.5 लाख पार हो रहा है तो 2.5 लाख तक का तो एग्जेम्पशन ले लो, बात का तो टैक्सेबल है कि नहीं है। उसी के लिए इन्होंने पीरियड ऑफ होल्डिंग दिया है। जैसे अपने जो इलस्ट्रेशन करके आए थे उसमें 4 प्लान था ना, ABCD, तो आपने ऑप्शन कौन सा लिया, प्लान ए प्लान बी एग्जेम्प्ट करा लेंगे, प्लान सी प्लान डी टैक्सेबल। तो प्लान सी का एनुअल प्रीमियम तो 1.5 लाख ही था ना, इट वॉज अ लो प्रीमियम, तो उसका जब कैलकुलेट करोगे तो LTCG में कितना लोगे, 36 महीना की 12 महीना, 36 महीना। इन्होंने बोला लो प्रीमियम वाले का 36 महीना। अभी क्लियर है? दिस इज बिकॉज ऑफ 5th प्रोविजो। समझ में आ रहा है? मन में डाउट तो हो ही सकता है स्टूडेंट को कि सर हाई प्रीमियम यूलिप टैक्सेबल है, लो तो है ही नहीं, तो फिर लो में आप क्यों पीरियड ऑफ होल्डिंग बोल रहे हो? बिकॉज एग्रीगेट में अगर लो प्रीमियम 2-3 मिलके 2.5 पार कर गए तब तो फिर टैक्सेबल हो जाता है ना, इसीलिए उसका भी बता दिया पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीना। ठीक है, नेक्स्ट, इन पे टैक्स रेट कितना है? ये वाला टैक्स रेट मैं अभी नहीं समझ में आएगा, दिस आई विल डिस्कस लेटर, पेज 4.61। जब मैं टैक्स रेट्स पूरा डिस्कस करूंगा ना तब होगा। बस फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि यूलिप पे LTC एग्जेम्प्ट होता है, कब टैक्सेबल होता है, फिर जब टैक्सेबल होता है तो LTCG कैसे निकलता है, फिर LTCG पे टैक्स रेट कितना होता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, ये टैक्स रेट वाला पूरा चीज मैं एक दिन डिस्कस करूंगा इन अ लेटर टॉपिक। ओके, इसी के साथ हमारा यूलिप वाला ये पूरा अमेंडमेंट कंप्लीट होता है। क्लियर है? जो इलस्ट्रेशंस मैंने दिए वो इलस्ट्रेशंस प्लीज याद रखना, क्योंकि उसी पे बेस करके क्वेश्चन आ सकते हैं।